Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रांड नेम के बारे में ही कुछ। हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मिक्स, उसमें पढ़ा था हमने 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसका प्रोडक्ट एलिमेंट का जो सेकेंड बाइफिकेशन है वो था ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड क्या होती हैं या फिर फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड क्या होते हैं। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको वो सारी वीडियोस पता होनी चाहिए उसमें क्या कवर हुआ है। उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे कि एक ब्रांड नेम रखने से क्या फायदा होता है, मतलब कोई इंसान क्यों ब्रांड नेम रखे और जेनरिक नेम में काम नहीं करे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। जो एडवांटेजेस होते हैं ब्रांड नेम रखने के वो एक्चुअली 2 तरफा होते हैं। कैसे? पहला फायदा ब्रांड नेम रखने का होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका वो पर्टिकुलर ब्रांड है, एंड एट द सेम टाइम कुछ फायदे होते हैं उन कस्टमर्स को जो कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। तो एडवांटेजेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट होगा कि कंपनी को क्या फायदा पहुंच रहा है ब्रांड नेम से, एंड सेकंड होगा कि कस्टमर्स को क्या फायदा मिल रहा है ब्रांड नेम से। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कंपनी के फायदे या कंपनी के एडवांटेजेस, फिर हम जानेंगे कस्टमर्स के एडवांटेजेस। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। फर्स्ट ये बोलता है इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब देखिए, आप भी पेन बना रहे हैं, आपका बचपन का दोस्त भी पेन बना रहा है, आपकी क्लास का टॉपर भी पेन बना रहा है, और आपकी क्लास का जो फेल होता था इंसान वो भी पेन बना रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपका एनिमी भी पेन बना रहा है। तो आप 5 लोग क्या कर रहे हैं, पेन बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग कर रहे हैं, मतलब सबका अपना अलग अलग पेन का बिजनेस है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे में आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, बट यूजुअली दूसरे आपके प्रोडक्ट के ऊपर भारी पड़ जाते हैं क्योंकि आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो पहला फायदा तो आपको यही हो जाएगा कि जब आप अपने पेन को एक ब्रांड का नाम दे दोगे तो लोग आउट ऑफ ऑल द पेन्स अपने आपके ब्रांड के पेन को पहचान पाएंगे। तो फर्स्ट फायदा कंपनी को क्या होगा कि कॉम्पिटिटर्स के सामानों के साथ आपके प्रोडक्ट को इजीली रिकॉग्नाइज करके कोई डिफरेंशिएट करके उठा सकता है, तो आपके ऊपर कॉम्पिटिटर्स भारी नहीं पड़ेंगे। फर्स्ट एडवांटेज। चलिए सेकेंड एडवांटेज, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। बट इससे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ लिखा क्या हुआ था। विथ ब्रांडिंग मार्केटर कैन डिफरेंशिएट हिज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ये बोलते हैं हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग में विद द ब्रांड नेम advertising becomes more effective as it not only makes people aware about the features of the product but also about the brand which can provide these benefits. अब जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत सारी मार्केट में मैगी आती है, वो आते हैं, what we call it, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप। हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टोमेटो केचप बेचते हैं, लेकिन बेस्ट उनमें लगता है टॉप्स का या फिर मैगी ब्रांड का। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट डिफरेंट होता है बाकी सबसे। तो ऐसे में आपने उस पर ब्रांड लगा दिया अपना मैगी का या ब्रांड लगा दिया अपना टॉप्स का, तो आपने दूसरों के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट तो कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम प्रमोशन भी कर दिया। लोग जैसे ही आपके प्रोडक्ट का प्राइस वो देखेंगे, नाम देखेंगे, फट से उठा लेंगे। अब आपका प्रोडक्ट का ब्रांड ही आपका प्रमोशनल स्कीम बन गया है, ऐसे मानिए। अलग से आपको कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। 10 आइटम्स पड़ी हुई हैं, एक नाइकी की है, बाकी सब रैंडम ब्रांड्स हैं। तो ऐसे में कोई इंसान डायरेक्टली उसे पिक करेगा
क्योंकि उसकी लॉयल्टी टूवर्ड्स योर ब्रांड है। तो आपने बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल दिया, मतलब आपने बिना प्रमोशन किए हुए ही अपने ब्रांड का सिंबल दिखा के प्रमोशन कर दिया, ऐसे मानिए। सो ये आपके ना सिर्फ डिफ्रेंसिएशन में मदद करता है बल्कि एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, प्रमोशनल एक्टिविटी भी हो जाती है, सिर्फ नाम लगा के, टैग लगा के आपके ब्रांड का। देन डिफरेंशियल प्राइसिंग। With an established brand name, the firm can easily change high price for its product as compared to competitors' product. Okay, see, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नाइकी के शूज का, एडिडास के शूज, नाइकी के शूज, स्केचर्स के शूज। वैसे आप शूज खरीदने जाएंगे तो आपको 200 रुपए में भी शूज मिल जाएंगे। मतलब आई रिमेम्बर मैं अपनी ज़्यादातर शॉपिंग पानीपत से करती हूँ। सो पानीपत में जब भी मैं जाती हूँ तो मैं बहुत सारे फुटवेयर्स खरीद के आती हूँ, बहुत सारे, नॉर्मल मार्केट से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। 300, 400, 500, 600, 300, 400, 500, 600 में आपको भर भर के वो मिल जाएंगे फुटवेयर्स, ठीक है। तो मैं वहाँ से खरीदती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मुझे 200 का भी मिल जाता है, समटाइम्स 150 का भी मिल जाता है, समटाइम्स 300 का भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं किसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने जाऊं तो मुझे वो 3000 से 4000 से नीचे, एक्सक्यूज मी, 3000 4000 से नीचे कभी नहीं मिलता। अगर मैं बेसिक से बेसिक लेवल का भी मतलब खरीदने जाऊं, आप अगर खुद भी वो करोगे, गूगल करोगे, मिंत्रा पे सर्च करोगे, तो बेसिक ब्रांड्स भी जो होते हैं ना, वो भी आपको 3000 4000 से नीचे कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अगर उससे नीचे मिल रहे हैं ना, दैट मीन्स वो फेक है, मान के रख लेना। सो ऐसे में जब आपके ब्रांड की अच्छी गुडविल बन जाती है ना, तो आप सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए ही ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। वही चीज़ कॉम्पिटिटर 1000 की बेच रहा होगा, बट आपकी ब्रांड की लॉयल्टी है, आपके ब्रांड की गुडविल है, तो आप वही चीज़ 4000 रुपये में बेच सकते हो, लोग फिर भी खरीदेंगे। नाइकी के शूज 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 के आए तब भी लोग खरीदते हैं। रिसेंटली माई ब्रदर बॉट 34,000 के शूज नाइकी के। क्यों? ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की गुडविल, ये तो लंबे चलेंगे कह के इसने खरीदे, मतलब भाई ने खरीदे। तो ऐसे में मान के रखिए ज़्यादा कीमत भी लोग देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लाई करता है उस ब्रांड में। सो आप डिफरेंशियल प्राइसिंग भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ही प्राइस रखना है, आप अपने ब्रांड की कीमत भी वसूल कर सकते हो। ये मनीष मल्होत्रा है, सब्यसाची हैं, बनाते ये भी लहंगे हैं, और इनकी कॉपीज़, मतलब इनके लहंगों की कॉपीज़ दिल्ली में 10,000 15,000 में बिकती हैं, और ये कितने लेते हैं? 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 18 लाख, 17 लाख लेते हैं कि नहीं लेते? 5 लाख, 10 लाख। जो फिल्म एक्ट्रेसेस के शादी का वो बनाते हैं, कितना कितना लाख करोड़ में ले लेते हैं पैसा। क्यों? मटेरियल कितना भी कॉस्टली हो, इतना थोड़ी ना होगी लैक्स में आ जाएगा। मेहनत जितनी भी हो इतनी थोड़ी ना होगी लैक्स में आ जाएगी, नहीं। ब्रांड नेम, जब उस पर सब्यसाची का ठप्पा लग जाता है, वही 1000 की चीज़ 10 लाख की हो जाती है, ऐसा मान के चलिए। ये ज़्यादा बोल दिया मैंने, ज़्यादा फेंक दिया, लेकिन मान के चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रांड का ठप्पा लग गया उस पर। देन easily introduction of new product. The companies which use their company's name as a brand name, then it becomes very easy for such company to popularize the new product it is planning to introduce. अब जैसे मैं बोलूँ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक पहले बिस्किट्स देता था, राइट? वो एक ऐसे लाइन वाले बिस्किट अभी भी आते हैं, उसको तोड़ना बहुत ईजी हो जाता है और उसको खाते भी अपन उसी पैटर्न में, राइट? तो हाइड एंड सीक ने बिस्किट बेच के अपना एक ब्रांड नेम बना लिया। फिर उसने सोचा चलो कुछ और किया जाए, कुछ तूफानी करते हैं, तो उन्होंने कुकीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। वो बिस्किट शेप होते हैं, तोड़ो और उसमें से चॉकलेट निकलती है लिक्विड वाली, यम, बहुत अच्छी। अब उनके लिए कितना सिंपल हुआ ये सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च करना। क्यों हुआ सिंपल? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट से अपने ब्रांड की उतनी इमेज बना ली थी, अपने ब्रांड की उतनी लॉयल्टी गेन करवा ली थी लोगों से। तो सेकंड प्रोडक्ट में उनको सोचना नहीं पड़ा, फट से लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद तो आई गेस अब वो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, मतलब उनके यहाँ से इतनी सारी चॉकलेट्स आती हैं। अभी रिसेंटली मैं गई थी तो इतना छोटा सा पाउच था, 8 रुपए की वो एक चॉकलेट कम केक टाइप्स कुछ है, वो बेच रहे हैं वो।
तो ऐसे में आपको नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नए चीज़ें लॉन्च करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रांड की ऑलरेडी वो इमेज बन चुकी है, आपने कंपनी को ही एज योर ब्रांड नेम चूज कर लिया है। तो ऐसे में आपकी काफ़ी, जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस दिस, रिलायंस दैट, रिलायंस ये वो सॉरी, टाटा, टाटा नमक, टाटा दिस, टाटा दैट, टाटा ये, टाटा वो, एयरटेल, एयरटेल दिस दैट व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे ब्रांड के नाम बना दिए, और नाउ इट्स वेरी इजी फॉर देम टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम ओनली, अंडर दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम ओनली, ठीक है। सो ये हैं कुछ एडवांटेजेस ब्रांड नेम रखने के। लेकिन ये एडवांटेजेस किसके पर्सपेक्टिव से हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अब हम कौन से पढ़ेंगे, अब हम वो एडवांटेजेस पढ़ेंगे जो कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से होंगे। तो चलिए पहले मतलब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 3 ही हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे सामने फोन का एग्जाम्पल मैं थर्ड पॉइंट में दूंगी, तो आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन की बॉटल। ओके, सो मेरे सामने रखी थी 10 बॉटल्स, ठीक है, और वो भी थर्मो वाली थी। थर्मो वाली यू पीपल अंडरस्टैंड ना, कि गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, जिस वे में डालोगे उसी वे में मिलेगा, और ऐसे ही होता है बिल्कुल। मतलब आई एम गारंटी, मतलब मैं इसको पिछले 1.5-2 साल से आई गेस आई एम यूजिंग इट, और बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत अच्छे से। जो जैसा डालोगे उसी स्टेट में, उसी टेम्परेचर में आपको मिलेगा। तो चलिए, मेरे सामने 10 थर्मो बॉटल्स पड़ी हुई थी, और जब मैंने पूछा ये कौन से ब्रांड की है, 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 कौन से है, ये ही मुझे पसंद आई। क्यों? क्योंकि ये मिल्टन ब्रांड की थी। मुझे यहाँ से कमीशन नहीं मिली है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, आप ज़रूरी नहीं है यही बॉटल खरीदें, मैं ऐसे कोई प्रमोशन नहीं करना चाह रही, बट मुझे क्योंकि ये ब्रांड पसंद है, आई बॉट इट। नो मैटर मुझे इसके लिए ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा, लेकिन मैंने खरीदा क्योंकि वो ट्रस्ट था इसके ऊपर, और ये ट्रस्ट इसने मेंटेन किया है। ऐसा नहीं है मैंने और किसी कंपनी की थर्मो बॉटल कभी ट्राई नहीं की है, खरीदे हैं मैंने, मग्स खरीदे हैं, क्यूट शेप देखते हुए कुछ भी खरीद लिया, लेकिन जब उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं ना, या गर्म चाय डालते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे तक ही चलती है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता। तो उन ब्रांड्स ने अपनी कीमत खुद ही कम करी, अपनी इमेज खुद ही गिराई, गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट देके। और ये क्यों मुझे पसंद आए, क्योंकि इसने ओवर द टाइम हमेशा ये सबूत दिया है कि ये अच्छे से वर्क करती है। मतलब इस ब्रांड ने उतना इन्वेस्ट किया है, उतना कोशिश की आपको सुपीरियर प्रोडक्ट देने की। तो ये फर्स्ट पॉइंट में यही बोलते हैं कि जब आप ब्रांड का नाम देखते हो ऊपर लिखा हुआ, तो आपका कहीं ना कहीं एक वो हो जाता है कि आउट ऑफ एवरी ब्रांड यू हैव लाइक सेलेक्टेड दिस, आपने इजीली इसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि अरे ये तो इस ब्रांड का है, तो बहुत अच्छा ब्रांड है, चलिए यही दे दीजिए। तो आपके लिए बीइंग अ कस्टमर थोड़ा सा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है ब्रांड की मदद से। Branding helps the customer to select the product easily, as the brand which is giving them satisfaction can be selected easily over the competitors product. Competitors product के ऊपर से आप इसको बहुत easily क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आपको competitors पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पसंद आ गया, आपको ब्रांड दिख गया, आपने उठा लिया, बस सिंपल सी बात। सेकेंड ये बोलते हैं इंश्योर्स क्वालिटी। देखिए, मैं कोई रैंडम जीन्स खरीद के आई हूँ, ठीक है, मैं कोई रैंडम जीन्स खरीद के आई हूँ, अच्छे शोरूम से खरीद के आई थी, पर कोई ऐसा कोई हाई फाई ब्रांड नहीं था, बहुत लोकल ब्रांड था। वहाँ पे खरीद के आई, अगले दिन वो फट गई, मैं गई वापस, कोई जवाबदेही नहीं थी उनकी। उन्होंने बोला मैडम हम तो एक बार जो सामान बेच देते हैं उसके बाद वो आपका हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि भैया एक बार नाम ट्रांसफर हुआ और फिर वो प्रोडक्ट आपका, उसकी सरदर्दी आपकी, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं एडिडास की जीन्स खरीद के आती और वो फट जाती ना, तो अगले दिन जाके मैं एडिडास वालों को सू कर सकती थी। सू तो क्या, मैं पहले उनसे पूछती कि आपने ऐसा गंदा क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे कैसे दे दिया, और वो आंसरेबल भी होते। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स खरीदते हो, तो कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स क्या होती हैं, घर आते ही खराब हो जाते हैं, एंड वी पीपल से कि ये तो चाइना से आई होगी, ये बोलते हैं ना।
लेकिन वहीं पे अगर वो प्रोडक्ट एप्पल का होता, वो प्रोडक्ट किसी ऐसे जाने माने ब्रांड का होता, तो क्या आप उसके बारे में ऐसा बोलते? नहीं। और बल्कि आप जाते उस दुकान पे, उसको दिखाते और वो ठीक भी करके देता आपको, या फिर रिप्लेस भी करके देता आपको। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक इमेज बनाई है मार्केट में, तो उसे मेंटेन करने का, उसे रिटेन करने की भी सरदर्दी उन्हीं की है। तो ऐसे में वो आपको मना कभी नहीं करेंगे, हमेशा वो आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए आंसरेबल रहेंगे। सो ये आपको अश्योरेंस दिलाता है, ब्रांड नेम आपको अश्योरेंस दिलाता है कि भैया आप जो खरीद के आए हैं वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो आपका एक फेथ, आपका एक ट्रस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड में लाई करता है। अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले जब लॉकडाउन था ना, तब क्या होता था, अपन कुछ भी सब्जी वब्जी लाते थे, खाने का सामान लाते थे, उसको धोते थे पहले, है ना। अब सबको नहीं पता रहता ना कौन सा सामान धोना है, कौन सा नहीं धोना है। तो एक दिन मम्मी ने मुझे बोल दिया कि चलो ये ग्रॉसरी आइटम्स आई हैं, थोड़ा सा धो दो इनको, या फिर क्लीन करके रख दो। अब उसमें थी हल्दीराम की नमकीन, वो आती है ना, वो वाली आलू भुजिया। मैंने क्या किया, वो पैकेट लिया, उसको पानी के नीचे रखा, उसको क्लीन किया, साफ करके रख दिया। अब हम ना 2 हल्दीराम के लाए थे, क्योंकि उस टाइम पे यूँ चल रहा था कि पता नहीं नेक्स्ट मिले ग्रॉसरी आइटम्स या नहीं मिले, तो हम 2 पैकेट लाए थे। एक पैकेट तो हमने इमीडिएटली खोल लिया, तो वो खाते हुए अपन को 1 हफ्ता हो गया। दूसरा पैकेट ऐसे ही रखा हुआ था, वो 1 हफ्ते बाद खुला। और जब वो खुला ना, तो वो खुला नहीं, एक्चुअली वो फफूंद निकली उसके बीच में से। तो मतलब क्या था, वो खराब हो चुका था। तो वी तो वर वेरी वो कि हल्दीराम के आज तक प्रोडक्ट में ऐसी कोई कमी नहीं हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो सू करेंगे, इनकी फोटो डालेंगे, सोशल मीडिया पे पब्लिक करेंगे। देन माई ब्रदर आस्क्ड मी कि इसको तूने धोया कैसे था। तो सेड भाई बस लिया मैंने और पानी के नीचे कर दिया, धो दिया। तो इज लाइक ओ मैन, ये हल्दीराम की दिक्कत नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है कि तुमने ऐसी चीज में मॉइस्चर को ऐड करवा दिया, पानी को ऐड करवा दिया, और उसके बाद 1 हफ्ते तक उसको बिल्कुल बंद कहीं अलग रख दिया, तो वो तो खराब होनी ही थी ना। मेरे भाई ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, हल्दीराम पे किया। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड ने ओवर द ईयर्स ऐसा अच्छा प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया है। माजा की फ्रूटी में 10 बार आता है कि इसमें कॉकरोच मिला, इसमें छिपकली मिली, इसमें ये मिला, इसमें वो मिला, इसमें एड्स वाला किसी को खून, मतलब किसी ने एड्स वाला खून डाल दिया, बट फिर भी लोग खरीदते हैं ना। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम माजा ने अपने आप को डिफेंड किया है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। सो ये क्वालिटी एश्योरेंस आपको मिल जाता है ब्रांड के कारण, और वो ब्रांड आंसरेबल भी होता है। इसीलिए आप या ब्रांड नेम से क्या होते हैं, आपको फायदा मिलता है ब्रांड नेम लिखने से। ठीक है। थर्ड है स्टेटस सिंबल। अच्छा, इससे मैं अच्छा एग्जांपल दूंगी। ओके, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, 11 से मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। किसी भी वीडियो में आपने मुझे मेरे फोन को निकालते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जब से मैंने आईफोन लिया है, तब से मैंने आई गेस 3 से 4 बार निकाल के दिखा दिया है, मतलब वीडियो में ऐसे डिस्प्ले कर दिया है। इसके अलावा अभी प्रिंस सर को तो आप जानते हैं, अपने ही चैनल पे मैथ्स पढ़ाते हैं। परसों वो मुझे क्या बोल रहे थे कि मैम पहले ना आप फोन यूज करते थे ना तो ऐसे करते थे, बट नाउ अडेज आप फोन यूज करते हो ना तो आप ऐसे करते हो। क्यों? क्योंकि ये सिंबल दिखता है, और इससे क्या होता है, इससे स्टेटस पता चलता है। महंगा फोन, महंगे लोग, बड़े लोग, होता है ना, बस वही चीज है। सो ये बोलते हैं कि कुछ ब्रांड्स ना लग्जूरियस आइटम्स में आते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड ने आउडी खरीदी है, आज तक कभी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही खरीद के आया पूरी वीडियो बनाई है उसकी कि बाइंग न्यू कार। ओहो, क्यों? क्योंकि आउडी है। कोई ऐसे मारुति 800 या ये सब खरीद रहा होता तो डाल रहा होता क्या वो? नहीं। कोई मर्सिडीज खरीद के आता है तो फर्स्ट मतलब पहली चीज ही वो ये करता है कि उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएगा। मेरी कजन की शादी थी, उसकी डोली जिस गाड़ी में गई वो थी आउडी। मेरे दोनों कजन जो उसके भाई थे, सारा भाइयों वाला काम छोड़ के आउडी के सामने फोटो खिंचवा रहे थे पहली फुर्सत में। क्यों?
स्टेटस सिंबल। कुछ ब्रांड्स लग्जूरियस कंसिडर किए जाते हैं जिसके कारण उनके ब्रांड की इतनी वैल्यू हो जाती है कि लोग उन्हें स्टेटस सिंबल की तरह कंसिडर करते हैं। मैंने आज तक आईफोन वालों को कभी भी नॉर्मल सेल्फी लेते हुए नहीं देखा। वो हमेशा उसके सामने सेल्फी लेते हैं, मिरर के सामने, ताकि उनका आईफोन क्लियरली विजिबल हो। देखना, कभी नोटिस करना इस चीज को, ठीक है। मेरे प्रोफाइल पे जाके मत करना क्योंकि मैंने भी ये काम किया हुआ है। So basically, use of branded goods adds to status symbol of customers and add to their confidence level. And trust me, होता है ऐसे। मुझे पहले नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार प्रोडक्ट्स ही तो है, यूज ही तो करने हैं। गाड़ी है यार, मारुति भी है और ये भी है और वो भी है, सारी जाने के लिए तो इस्तेमाल होती हैं। एक बार मुझे DPS में व्हेन आई वाज स्टडिंग देयर 11th क्लास में एक फंक्शन में जाना पड़ा मारुति 800 पे। उस टाइम पे हमारे घर पे मारुति 800 थी। बाकी सबकी गाड़ियां आ रही हैं, हीरो होंडा, दिस दैट ये वो, और बीच में मेरी ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की मारुति 800 जब चल रही थी ना, तो मुझे लग रहा था, थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। तो ऐसा एक्चुअली ना गलती नहीं है ये, बट हम लोगों की ना सोच ऐसी बना दी गई है सोसाइटी द्वारा ही कि इफ यू आर ओइंग दीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो आपको सोसाइटी में ज्यादा इज्जत मिलेगी, और वहीं पे अगर आप रल्दू फल्दू चीजें यूज कर रहे होंगे या फिर ऐसे लोग वो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे तो आपको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। तो ये मेंटालिटी सोसाइटी ने हमें दी है। तो मैं क्लियरली यहाँ पे अपने आप को गलत नहीं बोलूंगी, हाँ थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है कि मैं सोसाइटी के प्रेशर में आ गई, बट ये प्रेशर मैक्सिमम लोगों पे बन जाता है, विच इज रॉन्ग। ब्रांड नेम को स्टेटस सिंबल कभी नहीं बनाना चाहिए, बट बना हुआ है, और उसको ये एडवांटेज के रूप में देख रहे हैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कि आप अपना स्टेटस अपने प्रोडक्ट से शो कर सकते हो। इफ़ यू आर ओइंग अ मैकबुक, इफ़ यू आर ओइंग अ आईपैड, आईफोन, तो आप क्या है, स्टेटस वाइज थोड़े अप कंसिडर किए जाएंगे। तो ये एडवांटेज ना होते हुए भी बुक के अकॉर्डिंग एडवांटेज है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे। सो नाउ आई गेस मैंने बहुत अच्छे से पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पर्सनल एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दी है कि ब्रांड्स रखने के, ब्रांड नेम रखने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कंपनी की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से। नाउ आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप जा सकते हैं उस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर आपको 11th-12th क्लास के बिजनेस स्टडीज में कोई भी डाउट है तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। वहाँ पे 11th-12th कॉमर्स सेक्शन करके एक अलग से वो बनी हुई है सेक्शन, उसमें आपको अलग से 11th-12th की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। बस उनको जाके देखना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, दैट्स इट। चलिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग के बारे में। पर इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक दिलवा दूं। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे, देखो कितनी चीजें पढ़ ली हमने बीच में कि वो पेज ही नहीं मिल रहा अपन को। ओके, सो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मार्केटिंग मिक्स, और मैंने उसमें बताया था कि 4 एलिमेंट जरूरी होते हैं जिनके बिना मार्केटिंग इनकम्प्लीट है, राइट। तो उसमें 4 एलिमेंट्स थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अभी हम इन पे आए ही नहीं हैं, आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम किस पे हैं? हम इस पे हैं, ठीक है। इसमें हमने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ लिया है, इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी, दोनों के डिफरेंसेस समझे थे और उनका भी फर्दर बाइफिकेशन था, वो समझ लिया था। देन हमने समझा ब्रांडिंग के बारे में, होती क्या है, टर्म्स एसोसिएटेड कौन सी होती हैं, जेनरिक नेम से कैसे अलग होती है, एंड इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और क्वालिटीज क्या होती हैं। ये 5 चीजें हमने पढ़ी 3 अलग अलग वीडियोस में। नहीं देखे हैं वीडियोस तो देख लीजिए, प्रीवियस वीडियोस ही हैं। अब इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं पैकेजिंग। अब पैकेजिंग भी क्या है, एक लंबा ही टॉपिक है, सो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं इसे पार्ट्स में ही बनाऊं ताकि आपके लिए वीडियो देखना ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ गए कि मैम बहुत लंबी वीडियोस जा रही है, बहुत लंबी वीडियोस जा रही है। तो अब ना थोड़ा मिडिल वे वो करते हैं, ना ज़्यादा लंबी करते हैं ना ज़्यादा छोटी करते हैं, 15-20 मिनट की वीडियो रखते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग पे अब हम बात करेंगे फिलहाल।
पैकेजिंग में टॉपिक्स हैं कि पैकेजिंग के फायदे क्या होते हैं, पैकेजिंग खुद क्या होता है, पैकेजिंग किस किस तरह की होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। आ जाते हैं हम हमारे पैकेजिंग पे। ओके, अब ऐसे मानो एक चीज़ तुमने बनाई है, ठीक है, तुमने बना दी एक पर्टिकुलर चीज़ और तुम लोगों के सामने ऐसे ही रखे हुए हो उसे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कितने टाइम तक वो चीज़ सही दिखेगी? फॉर एग्जाम्पल, भोपाल में देर इज दिस न्यू सिटी एंड देर इज दिस ओल्ड सिटी। जब आप ओल्ड सिटी में जाते हो ना, तो बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे खाने की आइटम्स खुली पड़ी होती हैं। फॉर से वो चाय के साथ रस खाते हैं ना अपन, वो खुले पड़े होते हैं ऐसे। और बिल्कुल मिडल ऑफ द मार्केट में जहाँ पे लोग भी चलते हैं, जहाँ पे लोग थूकते वूकते भी हैं और जहाँ पे गाड़ियाँ भी जा रही हैं, पोल्यूशन भी है, धूल मिट्टी भी है, एवरीथिंग इज देयर, नालियाँ वालियाँ भी पास में, वहाँ पे तुमने खुले वो क्या रखे हुए हैं, रस्क रखे हुए हैं। कितने टाइम तक सही रहेंगे? मतलब उसको देख के मेरा बहुत बार मन हुआ है कि इन्हें तो मैं खरीद लूँ, क्योंकि ना एक्चुअली मैंने बचपन में वो रस खाए थे जो इतने लंबे लंबे होते थे, अब तो इतने इतने से आते हैं तो वो मज़ा नहीं आता उतना। तो बचपन में वो लंबे वाले आते थे ना, तो उसको खाने का अलग ही स्वाद आता था। तो बहुत बार मेरा मन होता है उनको देख के कि यार ये तो खरीद लूँ, अंदर से एक निकाल लूँ, बट नहीं खरीद पाती। क्यों? क्योंकि वो खुले पड़े हुए हैं। कैसे खरीदो? कैसे ट्रस्ट करो कि उसके ऊपर किसी ने थूक फेंकी होगी तो उसका कोई एलिमेंट नहीं गया होगा, किसी ने उसको ढका नहीं होगा, जब बारिश तूफान आया होगा तो उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं गई होगी, पोल्यूशन वाली चीज़ उसके ऊपर नहीं लगी होगी। कैसे मान लूँ? नहीं मान सकती ना यार। मतलब वो बोलते हैं ना कि ना देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखी हुई क्या होता है वो, मक्खी, हाँ सॉरी, देखी हुई मक्खी कोई निगल नहीं सकता। एक बार आपको पता चल जाए चाय में मक्खी गिर गई है, उसके बाद आप चाय नहीं पी पाओगे। बट गिरी थी, किसी ने निकाल दी और उसके बाद आपको चाय ला के दी तो फिर आप कंज्यूम कर ही लेते हो, है ना। पर देख के तो निगलना मुश्किल होता है ना। तो आप जब देख रहे हो कि इतना गंदा हुआ है पूरा, तो कैसे खा लोगे? तो ऐसे में ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे पैक करिए ताकि वो सेफ रहे, ताकि आपका प्रोडक्ट अलग भी लगे, ताकि थोड़ी सी प्रमोशन भी हो जाए प्रोडक्ट से ही, मतलब पैकेजिंग से ही। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सारे नहीं बताऊंगी मैं, बट मेन है कि आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहे, थोड़ा लंबे समय तक चले। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को किसी चीज से रैप करना पड़ता है। घर पे भी हम कुछ खाने का बनाते हैं, फॉर से पापड़ तल लिया आपने, या फिर आपने कुछ भी बनाया है, सब पकोड़ा वकोड़ा, अब उसे खाली नहीं छोड़ते, खुला नहीं छोड़ते, ढक देते हैं ना। हमारे घर में 2 मिनट कोई चीज़ खुली छूट जाए, मम्मी ऐसे चिल्लाना शुरू कर देती है, उसको ढको पहले, उसके ऊपर कुछ कीड़ा वीड़ा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को आपको पैक करके रखना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। यही तो है पैकेजिंग हमारा। ये बोलते हैं बस घर के इलाज थोड़े से बिजनेस पे भी लगा दो। जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको रैप करो किसी चीज से, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, अलग पहचान में रहे और अलग अपना इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये कुछ फायदे भी बताते जा रही हूँ मैं बीच में आपको इसके, है ना। सो यहाँ ये बोलते हैं द कंपनीज ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट्स इन पैकेज्ड फॉर्म। कंपनी हमेशा प्रोडक्ट्स को पैकेज फॉर्म में बेचती है। जैसे कोक, कभी ऐसा हुआ है कि कोक कंपनी ऐसे आपको पिला रही हो और आप ऐसे करके पी रहे हो? इमेजिन करो कैसा लगेगा। नहीं हुआ ना। हमेशा वो टिन में या प्लास्टिक वाली बॉटल में ही पीते हो ना कोक। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि बिस्किट आपको ऐसे दे रही हो कंपनी, लो 2 बिस्किट ले लो? नहीं होता, रैपर में देती है। कभी ऐसा हुआ है कि ऑयल ऐसे गिरा रही है कंपनी, लो इकट्ठा कर लो नीचे से? नहीं होता। तो सुनने में ही कितने वियर्ड लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पहले का ज़माना और हुआ करता था जब खुला प्रोडक्ट मिलता था। आजकल खुला प्रोडक्ट कोई नहीं लेना चाहता, सब पैक्ड मटेरियल ही खरीदते हैं। तो पैकेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे ईजिली आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो चीज़ों को। मैं बोलूँ कि मैं ऑयल यहाँ पर बना रही हूँ, लेकिन मैं ऑयल एक डब्बे से दूसरे डब्बे पर दे के और लोगों को दे देती हूँ। तो ऐसे में मैं सिर्फ उन्हें ही सप्लाई कर पाऊंगी जो मेरे घर के आसपास रहते हैं या मेरी फैक्ट्री के आसपास रहते हैं। जो बहुत दूर दराज रहते हैं उनको मैं कैसे भेजूंगी ऑयल?
वो थोड़ी ना लेने आएंगे, इतना तो उनका पेट्रोल खर्च हो जाएगा ऑयल लेने में। तो मेरे को उनको पैक करके उस प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा उनके प्लेस तक, उनकी लोकेशन तक। सो यहाँ ये बोलते हैं द कंपनीज ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट्स इन दिस, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया, कोक कम्स इन बॉटल, टाइड इन बैग, ये देख सकते हैं आप, टाइड ऐसे बैग में आता है, बिस्किट्स इन रैपर्स, ऑयल इन जार, ये कोक है, एक्सेट्रा। और आजकल ऐसी पैकिंग चलती है जो थोड़ी कस्टमाइज्ड कंसिडर की जाती है। पैकेजिंग इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एवरी कंपनी। पैकेजिंग एक बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है किसी भी कंपनी के लिए। Then they say it can be defined as a set of tasks or activities which are concerned with the designing, production of an appropriate wrapper, container or bag for the product. ये बोलते हैं कि पैकेजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी भी कपड़े में, किसी भी पॉलिथीन में, किसी भी रैपर में ढक दो, नहीं, ये अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज लाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, कोक चाहते तो वो सिंपल कैन में भी दे सकते थे, सिल्वर, बिल्कुल यहां से जैसे दिख रहा है ना वैसे कैन में, लेकिन नहीं देते। इसके ऊपर ये पूरी डिजाइनिंग करते हैं, कोक जीरो, ये पूरा साइन बनाया, कलर डिसाइड किया, रेड कलर में किया, इसको डाइट वाले को अलग कलर में किया, जीरो वाले को अलग में किया। डाइट और जीरो में क्या फर्क होता है वैसे? मैं तो दोनों को सेम ही मानती थी। और स्प्राइट को देखो कैसे डिजाइनिंग करी है। तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं। तो पहले तो बेसिक वो लाओ, उसके लिए डिजाइन तैयार करो, प्रिंटिंग करो, फाइनल पैकेजिंग करो, फिर डिलीवर करो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करके पैकेजिंग होती है। ऐसे नहीं होती कि कभी मन किया तो ऐसे गंदे से रैपर में लिया और वो कर दिया। जितनी बेकार पैकेजिंग होगी उतना ही लोकल प्रोडक्ट होगा, और जितनी फर्स्ट क्लास पैकेजिंग होगी उतना ही आपका क्लासिक प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा। सो ये है पैकेजिंग का मतलब, ठीक है। सो पैकेजिंग में हमने क्या पढ़ा? पैकेजिंग में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि हर एक चीज को आपको पैकेट में डाल के डिलीवर करना पड़ता है, ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। ये क्या बोलते हैं? चलिए, सी लेवल्स ऑफ पैकेजिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉट टर्शरी, दैट्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो पैकेजिंग 3 लेवल्स में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगी, बस ये बता देती हूँ, जो फर्स्ट पैकेजिंग होती है वो प्राइमरी कहलाई जाती है, जो उसके ऊपर होती है वो सेकेंडरी कहलाई जाती है, और एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए जो पैकेजिंग हम करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन वाली पैकेजिंग बोलते हैं। अब हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में। ओके, किसका एग्जाम्पल लें? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्या होती है? एक चॉकलेट होती है, ठीक है। एक चॉकलेट ऐसे, पहले क्या होता था, पहले उसमें 2 पैकेजिंग होती थी, बट नाउ अडेज उन्होंने थोड़ा सा अपना कॉस्ट कटिंग किया है, तो अब वो फाइनल पैकेजिंग ही देते हैं। एक पर्पल कलर का रैपर होता है, उसमें डेयरी मिल्क इंसर्टेड होती है। तो अगर आपको वो खानी है तो आप क्या करते हो? पैकेजिंग को थोड़ा सा खोलते हो और चप 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 है ना, खा लेते हो ना ऐसे। और वो टीवी में तो गंदी तरीके वाली ऐड दिखाता है जिसमें वो मेल्टेड वाली खाता है। ओह, जो भी है, खाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रैपर को खोलना पड़ता है, और जैसे ही रैपर खुलेगा, खा लिया आपने, अब रैपर किसी काम का नहीं है, फिक जाएगा। ये क्या है? ये है आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। मतलब प्रोडक्ट के ऊपर जो आप एक पैकेजिंग करते हैं बेसिक वाली, जो तब तक ही वैलिड रहती है जब तक प्रोडक्ट नहीं खत्म होता है, जब तक प्रोडक्ट चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, लेस सब खा चुके हैं, अंकल चिप्स सब खाते होंगे आई गेस। लेस ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, सब खाए होंगे राइट। लेस का पैकेट खोलो, खाओ, 10 तो निकलते ही हैं उसमें। खाने के बाद पैकेट क्या सजा के रखते हो? फेंक देते हो ना। तो जब तक उसके अंदर लेस हैं तब तक वो पैकेट एग्जिस्टेंस में रहेगा, जैसे लेस खत्म पैकेट फेंक जाएगा। यहाँ पे वेफर्स है, एक ओम ब्रांड का है,
जब तक इसके अंदर ये वेफर्स हैं तब तक इसकी वैल्यू है, तब तक ये रहेगा, और जैसे ही इसको खा लिया तो वेफर को फेंक दोगे। घर में कोलगेट की पेस्ट लाते हो, इसको कब तक जोड़ के रखते हो? जब तक इसमें से पूरा का पूरा पेस्ट निकल नहीं जाता। ये इमीडिएट पैकिंग होती है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपने कोलगेट को इमीडिएटली इसके अंदर डाला है, जैसे ही कोलगेट खत्म होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और ये फिक जाएगी। तो इसको पूरा निचोड़ लो जब तक तुम, तब तक तो ये आपके घर में पड़ा रहेगा छोटे से कोने में कहीं पे, लेकिन एक बार पूरा का पूरा खत्म हो गया तो आप इसे फेंक देंगे। चलिए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में जब तक तीलियां होती हैं तब तक तो वो एग्जिस्टेंस में रहता है, तब तक तो आप उसे बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन जैसे ही तीलियां खत्म हो गई, क्या मैच बॉक्स की कोई वो रहती है? बच्चों के लिए रहती है। बचपन में आई रिमेम्बर मैं इससे गाड़ियां बनाती थी और पता नहीं क्या क्या बनाती थी, इसको इधर से इधर चलाती थी इसमें थ्रेड वगैरह लगा के, लेकिन अब तो हमारे घर में सारी चीज़ें फिक जाती हैं, बच्चे नहीं रहेगा ना, तो ऐसे में इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करते रहते हैं फालतू फालतू चीज़ें उठा के। तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? ये है प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल। ये बोलते हैं इट रेफर्स टू इमीडिएट पैकिंग, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर इमीडिएटली जो आपने चढ़ाया है ना, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। इट रिमेन्स विथ प्रोडक्ट टिल इट इज यूज्ड, आप इसे प्रोडक्ट के साथ तब तक रखते हैं जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब ऑफ पेस्ट, ये पेस्ट है, ये इसकी ट्यूब है, और ट्यूब तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक इसके अंदर की पेस्ट पूरी बाहर नहीं निकल जाती है। या फिर मैच बॉक्स, ये मैच बॉक्स है, ये तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा डब्बा जब तक ये सारे मैच बॉक्स खत्म नहीं हो जाते, खर्च नहीं हो जाते। और यही तो है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। चलिए ये समझ लिया, समझ लेते हैं अब हम हमारा सेकेंड पैकेजिंग, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके, हाइलाइटर खरीदे मैंने, ठीक है, एक हाइलाइटर खरीदा तो ऐसा होगा कि हाइलाइटर के अंदर इंक है और इसकी प्लास्टिक की कवरिंग है। जो प्लास्टिक की कवरिंग है वो तो हो गई उसकी प्राइमरी पैकेजिंग, कि जब तक इंक है उसमें तब तक वो प्लास्टिक की कवरिंग आप अपने साथ रखोगे, उसके बाद फेंक दोगे। लेकिन अगर मैंने 5 हाइलाइटर्स साथ में खरीदे तो मुझे एक पैकेट मिला, एक डब्बा मिला कार्डबोर्ड टाइप्स, उसके अंदर 5 अलग अलग हाइलाइटर्स रखे हुए थे। आई सो विश मैं आपको वो सारी चीजें दिखा सकती तो और ज्यादा क्लियर होता चीजें, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो 5 हाइलाइटर्स थे उसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये कार्डबोर्ड क्या है? दिस कार्डबोर्ड इज सेकेंड पैकेजिंग या फिर सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे यहां पे आप देखें तो इसके अंदर अलग अलग बॉटल्स हैं। बॉटल अपने आप में एक पैकेजिंग है, बॉटल के अंदर कुछ पीने का होगा, तो कुछ पीने वाला प्रोडक्ट है आपका, उसको पैकेट मतलब उसको वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बॉटल में डाला है, तो बॉटल विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट पैकेजिंग या फिर प्राइमरी पैकेजिंग। एंड जब हम 4-5 बॉटल्स एक साथ एक डब्बे में रख देते हैं, दिस बिकम्स सेकेंडरी पैकेजिंग। यहां पे देखिए बहुत सारी टॉफीज थी इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर रख दी, तो ये क्या बन गई? सेकेंडरी पैकेजिंग। इसके साथ भी सेम है, क्लियरली विजिबल नहीं है तो छोड़ो इसको। यहाँ देख लो, ये वाला तो सुन देखा ही होगा घर पे। ये जो ट्यूब में डाला हुआ है, ट्यूब कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी? जब तक प्रोडक्ट खर्च नहीं हो जाता। लेकिन ये पूरा का पूरा चीज आता किस में है? इस वाले कार्डबोर्ड में। ये कार्डबोर्ड क्या है? ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। आपको जब भी प्रोडक्ट यूज करना होता है ना, सबसे पहले आप सेकेंडरी पैकेजिंग खोलते हैं, फेंकते हैं, और फिर प्राइमरी पैकेजिंग से उस पर्टिकुलर चीज को चलाते हैं। और प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट के साथ चलती रहेगी जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी पैकेजिंग जैसे ही आपने प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, उसे फेंक दोगे आप।
यहां ये बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज में दीज आर एडिशनल पैकिंग्स विच गिव मोर प्रोटेक्शन, इससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। कैसे? ये ट्यूब थी, ठीक है, ये ट्यूब एज इट इज मार्केट में बिक रही थी। हुआ क्या कि किसी ने पूरा बंडल ऐसे गिरा दिया और दूसरे का पैर आ गया उसके ऊपर। ये ट्यूब का ढक्कन खुलेगा और सारी पेस्ट ऐसे। सोचो, उल्टी चीजें सोचने में मुझे बड़ा मजा आता है। एनीवेज, जैसे ही पैर रखा पूरा का पूरा पैक वो निकल के बाहर फेंक जाएगा। हो गया ना नुकसान। ऑन द अदर साइड, ये कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में अगर हम ये रखते और फिर ये नीचे गिरता और आपका पैर इस पे आता, तो सबसे पहले आपका पैर किस पे आता? कार्डबोर्ड पे आता, सॉरी, और वो प्रेस होता तो वो शायद इसे प्रोटेक्ट कर सकता था। मान लीजिए आपने एकदम से रियलाइज किया अरे पैर आ गया, आपने पीछे कर लिया, तो इतनी जल्दी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पहले इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये होगा। सो सेकेंडरी पैकेज में ये बोलते हैं कि these are additional packing which give more protection, ये additional packaging होती है जो ज्यादा protection देती है। Generally consumers throw that when they start using the product, जब प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में ही इसे फेंक देते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स यूज टू कीप टूथपेस्ट, ये एग्जाम्पल। पीपल थ्रो द बॉक्स व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग पेस्ट, लोग क्या करते हैं? बॉक्स को फेंक देते हैं जैसे ही वो पेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। हम ऑलरेडी प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे मानिए कि एक कैन था कोका कोला का, ठीक है, तो उसके लिए हमने टिन का डब्बा बना दिया, ये इसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। जब 10 कैन रखे तो वो हमने एक कार्टन में रख दिए, तो वो हो गई उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब मानिए आपको कैलकाटा से गुजरात तक 100 टिन के डब्बे, नहीं 100 कम हो जाएंगे, 1000 नहीं, 1000 भी कम हो जाएंगे, 10,000 टिन के डब्बे भेजने हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो आप उसको कैसे पैकेट में डालोगे? आप उसको ऐसे कार्टन्स में अच्छी तरह से, मतलब वो जो आपने एक कार्टन अलग से लिया था जो पैकेजिंग वाला था जिसके ऊपर उसके पूरे वो लगे हुए थे, कोका कोला है इसके अंदर, उस पैकेट को उठा के इसके अंदर डालोगे और फिर इसे अच्छी तरह से पैक करके फिर भेजोगे सामने। ये होगी इसकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बोले तो ऐसी पैकेजिंग जो आप तब करते हो जब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी चीज को बल्क में पहुंचाना होता है। बल्क में नहीं भी पहुंचाओगे तो भी ऐसे करना पड़ेगा। मुझे ये चीज भेजनी है कहीं पे, तो मुझे मतलब कोशिश करनी पड़ेगी ना रास्ते में टूटे नहीं, खराब नहीं हो, स्क्रैच नहीं आए। तो इसके लिए मैं इसको एक डब्बे में अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसे टेप लगा के वो करूंगी। तो ये क्या होगी? दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बोलते हैं these are packagings used for storing or transporting the goods. This packing gives protection to goods. For example, corrugated box used to shift ruffle, lays, कुरकुरे etc. अब देखिए कुरकुरे और लेस क्या होते हैं? वेफर्स वाले पैकेट में आते हैं, राइट? वो होती है उनकी प्राइमरी पैकेजिंग। जब वही चीज 10 के उसमें आएगी, एक अंदर डब्बे में डल जाएगी जिसके ऊपर कुरकुरे लिखा होगा, वो हो जाएगी उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग। और जब उससे आप ऐसे बॉक्सेस में डाल दोगे 10-15 कार्टन्स को फिक्स करके, तो ये उसके हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन वाली पैकेजिंग। सो दिस पैकेजिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ये पैकेजिंग भी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई जाती है, स्पेशली जब गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर कराना हो। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में ही गुड्स खराब होते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो अगर आपको प्रोटेक्टेड रखना है तो आपको 2 से 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग तो करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली ऐसे ही लेस फेंक देंगे यहाँ से वहाँ की तरफ, मतलब गुजरात से नहीं, कैलकाटा से गुजरात की तरफ अगर आप ऐसे ही लेस के पैकेट भेजोगे तो आधे उसमें से फटे होंगे, सिले होंगे, कोई खुल गया होगा, कोई कैसे होगा, कोई कैसे होगा। तो अच्छे से अगर आपको भेजना है तो उसकी उस वे में पैकेजिंग करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे लेवल्स ऑफ पैकेजिंग।
हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा कि पैकेजिंग होता क्या है। फिर हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में, जो कि 3 थे, ठीक है। 3 में क्या था? पहला था प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि इमीडिएटली प्रोडक्ट से कनेक्टेड होता है और जैसे ही आप प्रोडक्ट खोलते हैं, यूज करते हैं, वो तब तक उसके साथ रहेगा जब तक यूजेज है उसका, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। फिर आती है सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि उसके भी ऊपर होती है, मतलब प्राइमरी पैकेजिंग के भी ऊपर होती है। इसको आप तभी फेंक देते हैं जब आप बॉक्स को खोलते हैं, यूज करना जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप इसे फेंक देंगे। और फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, मतलब जब हम किसी गुड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस टाइम पे इस्तेमाल होती है ये। तो इस तरह से हमारी 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग क्या होती है वो भी हमने समझ लिया। नाउ आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप जा सकते हैं उस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे 4th से 12th तक के सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल पे उसे सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के बारे में। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा पुराना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर मार्केटिंग। वो कौन सी बुक का है? पार्ट 2 का है। एज यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये वाला चैप्टर पार्ट 2 का है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ईजिली। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। ओके, हमारा जस्ट प्रीवियस ही वीडियो था कि पैकेजिंग होता क्या है। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पैकेजिंग भी बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइमरी करके, सेकेंडरी करके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है। अब मैं यहाँ पे आपको उसका इम्पोर्टेंस बताने जा रही हूँ कि हम पैकेजिंग करते क्यों हैं। कोई भी प्रोडक्ट क्यों एक पैकेट के अंदर आता है, क्या फायदा होता है उसका, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर रिटन हियर। पहले इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी और उसके बाद हम हर एक पॉइंट पे आएंगे और डिटेल वे में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल की मदद के साथ। ठीक है, ब्रीफ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर सिर्फ ब्रीफिंग से ही कर सकते हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर क्वेश्चन 6 नंबर का, 7 नंबर का एंड समटाइम्स 8 नंबर का भी आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स की मदद से। सो चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस, identification, promotion, rising standard of health and sanitization, self-service outlets, product differentiation and innovational opportunities. अब अगर हम बात करें फर्स्ट प्रोटेक्शन के बारे में, आपने देखा होगा यूजुअली कोई भी चीज़ ज़्यादा देर के लिए खुली छोड़ दी जाए तो वो खराब हो जाती है। घर में ही किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, रात को जब मम्मी सोते हैं तो वो फ्रिज में हर एक चीज़ रख के सोते हैं, स्पेशली उन्हें ढक के सोते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खुली पड़ी रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। सेम वे पैकेजिंग पे भी लाइक करता है। कोई भी प्रोडक्ट, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अगर हम खुले छोड़ देंगे या खुले में ऐसे ही बेचना शुरू कर देंगे तो वो खराब हो जाएंगे, या उनके ऊपर, फिर से मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हम ऐसे ही रख दें और हम बोले आइए खरीद लीजिए, आइए खरीद लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा भी स्क्रैच लग गया तो उसकी वैल्यू क्या हुई? डाउन हो गई। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस पैकेजिंग का ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसकी मदद से वो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो कि आप रिलेट कर पाएंगे, मैं अभी जब डिटेल वे में समझा रही हूँगी तब बताऊंगी। ओके, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन। सी आइडेंटिफिकेशन कैसे? देखो, अब मैं बोलती हूँ तुम अपने घर के पास वाले ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, ठीक है। अब ग्रोसरी शॉप्स पे वो अंकल लोग क्या करते हैं, सारे चिप्स और चॉकलेट्स क्या होते हैं बाहर ही लगा के रखते हैं कि कोई भी आए बच्चा वो अपने पेरेंट्स को तंग करने लग जाए कि मुझे वो चाहिए, राइट।
अब उनमें एक वैरायटी के तो चिप्स होते नहीं है, बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। लेज होंगे, अंकल चिप्स होंगे, और भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं आजकल, तो पता नहीं कितनी आती हैं, लोकली एज वेल एज इंटरनेशनल, बहुत सारी वैरायटीज हो गई हैं। तो अब सारी वैरायटी पड़ी हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे कौन सी खानी है? मुझे मतलब आप लोगों को। फर्स्ट से आपको ब्लू लेस पसंद है, ठीक है, तो आप वहां पे कैसे देखोगे ब्लू लेस कौन से हैं, कौन से हैं, कौन से हैं? उसकी पैकेजिंग देख के ही देखोगे ना, बस यही तो है आइडेंटिफिकेशन। मतलब पैकेजिंग की मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अरे यार ये वाला प्रोडक्ट मुझे खाना है। वो कैसे पता लगेगा? उसकी पैकेजिंग देख के, उसकी शक्ल देख के, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करती है हमारी क्या? पैकेजिंग। कन्वीनियंस, अब भाई कोई भी चीज़ तुम्हें खुली दे दी जाए, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ तुम बगल वाली शॉप से चीनी लेने गए हो, वो अंकल बोल रहे हैं तुम चीनी ना ऐसे ही लेके जाओ, मैं कोई भी पैकेजिंग करके नहीं दूंगा, या इसके लिए कोई पैकेजिंग आती ही नहीं है पीछे से, तो हाथ में लेके जाओगे क्या? कैसे लेके जाओगे बताओ? वो गिरती जाएगी इधर उधर उधर उधर। तो पैकेजिंग की मदद से जो सामान होता है वो एक पर्टिकुलर वे में असेंबल्ड रहता है, ताकि वो इधर उधर कहीं पे भी ना गिरे, ना खराब हो, कुछ भी ना हो। तो आपके लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है उसे क्या करना, घर तक लेके जाना। लाइक अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो सांची पार्लर है ना घर के पास, अब पॉलिथिन्स बैन हो गई थी बीच में, मतलब अभी भी आई गेस बैंड ही है, ठीक है, बट कोई मानता नहीं है इतना ज़्यादा, है ना, टू बी ऑनेस्ट। बट क्या होता है कि वो वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, उनको लगता है कि अरे अगर छापा पड़ गया ना, रेट पड़ गई ना, तो बहुत अच्छा हमारा बिल कट जाएगा, इसलिए हम तो अब से पॉलिथिन रखेंगे नहीं। तो उन्होंने रूल बनाया कि जिसको सामान लेना है अपने घर से पॉलिथिन लेके आओ, पॉलिथिन नहीं तो कोई बैग लेके आओ, हम पॉलिथिन नहीं देंगे। अब मैं जब भी सांची पार्लर जाती थी मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे घर से बैग लेके जाना है, और वहां पे वो जो बैग दे रहे हैं ना वो 10 रुपए का दे रहे हैं, मतलब वो क्लोथ वाला बैग है, तो वी हैव टू पे 10 रुपीज टू देम। अब हर बार कोई, मतलब मैं 20 रुपए की चीज लेने जा रही हूँ और मैं 10 रुपए का बैग खरीदूंगी नहीं ना, ऑब्वियसली। अब ऐसे में मैं जब भी सामान लेने जाती हूँ बैग भूल जाती हूँ, उनका बैग लेती नहीं हूँ, तो सामान ऐसे फैला होता है। अब उसमें मान लो 10 टॉफीज हैं, एक ब्रेड का पैकेट है, एक दूध का पैकेट है, एक दही का डब्बा है, तो उसको कैसे लेके जाओगे यार घर तक? कुछ ना कुछ तो गिर ही जाएगा, और हर बार गिरा के जाते हैं। तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी बढ़िया पैकेजिंग नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाली पैकेजिंग के बारे में बात करिए, सेकेंडरी पैकेजिंग के बारे में बात करिए, या फिर प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में बात कीजिए। पैकेजिंग होने से चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। देन प्रमोशन। अब भाई लेज ने अलग अलग कलर के, अलग अलग फ्लेवर्स के चिप्स बना दिए, ठीक है। अब वो ऊपर अगर मान लो पैकेजिंग पे लिखेंगे नहीं लेज, ये फिर तब करेंगे नहीं, मतलब पैकेजिंग ये नहीं करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि मुझे कौन सा वाला प्रोडक्ट पसंद है? आप कैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करोगे? जहां पे आइडेंटिफिकेशन आता है वहीं पे ही तो प्रमोशन आ जाता है। आप आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट को स्पॉट कर पा रहे हो, तो वो अपने प्रमोशन ही तो कर रहा है, काइंड ऑफ। सिंपल सी बात है ना। कहीं पे आप बार बार नाम लिखा हुआ देखो, यही तो एडवर्टीजमेंट होती है। एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने नाम को ज्यादा से ज्यादा आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपका मन करे कुछ पर्टिकुलर चीज खरीदने का, तो आपके दिमाग में क्लिक करे कि अरे मैंने उसकी ऐड देखी थी। प्रमोशन ही तो है, और वो पैकेजिंग की मदद से ही होता है। अगर कोई चीज़ खुली में मिल रही होगी तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चिप्स कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये चिप्स कौन सी कंपनी ने बनाया है। लाइक आजकल बहुत सारे ना लोकल मार्केट में कुरकुरे के टाइप्स कुछ आ रहे हैं, अगर दोनों को खोल के रख दिया जाए ना, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन से कुरकुरे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप फ्लेवर बहुत स्ट्रांगली पहचानते हो। तो ऐसे में प्रमोशन भी इनका लगे हाथ हो जाता है पैकेजिंग की मदद से, क्योंकि हर एक चीज़ पे प्रॉपर पैकेजिंग एज वेल एज लेबलिंग भी होती है। लेबलिंग हम नेक्स्ट उस पे पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है। फिर है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। खुली चीज़ पे मक्खियाँ बैठेंगी, कोई थूक फेंकेगा आसपास तो उसके कण जाएंगे, धूल मिट्टी जाएगी, और पता नहीं क्या क्या जाएगा। खा लोगे ऐसी चीज़ों को? पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भोपाल के सिटी में जाने पे मेरा कितना मन होता है ये सारी चीज़ें खाने का, पर मैं नहीं खा पाती हूँ जस्ट बिकॉज
वो मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स नहीं हैं। बट अगर वही चीज़ पैकेट में बंद होगी तो मुझे पता है यार इस तक कोई भी कण नहीं पहुंच पाएगा, इस तक कोई भी गंध नहीं पहुंच पाएगा, ना थूक जा पाएगी, ना हवा की वजह से मतलब डस्ट के पार्टिकल्स जा पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो शायद हाइजीनिक है मेरे कंजम्पशन के लिए। तो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का भी फायदा हो जाता है पैकेजिंग की मदद से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको आपके फेवरेट गोलगप्पों का एग्जाम्पल दूंगी। ओके, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आप गए मॉल में, ठीक है, अब ज़्यादातर मॉल्स में क्या होता है, बड़े बड़े मॉल्स में हर एक कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए बंदा नहीं खड़ा होता कि एक बंदा वहाँ का खड़ा हुआ है कि हाँ हम तो मदद करेंगे हर कस्टमर की, और वो इधर की भी मदद करे, इसकी भी, उसकी भी, उसकी भी। क्राउड ज़्यादा आ जाए तो आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है यार, खुद से उठाना पड़ता है कि मुझे कौन सा वाला चाहिए। तो उस टाइम पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर पैकेजिंग नहीं होगी? तो वो इंसान भी नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी ऐसे पड़े हुए हैं विदाउट पैकेजिंग के, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे कौन सा पसंद है? उठा उठा के खा पी के देखोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। चलो खाने पीने के आइटम में तो आप ऐसे कर भी लो, शैम्पू के आइटम में, ऑयल के आइटम में लगा के देखोगे कि हाँ यार वही फील आ रहा है, ये वही वाला ऑयल है, आलमंड वाला। नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि सेल्फ सर्विस आउटलेट्स पे भी पैकेजिंग की वजह से ही लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें कौन से वाला प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वैसे एक बात बताऊं, ये एनसीईआरटी वाले भी ना कभी कभी उल्लू बनाते हैं। कैसे? अब ये खुले में नहीं बोलने वाली बात है, बस वैसे बता देती हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये ऑलमोस्ट रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जब इनका एक्सप्लेनेशन पे आओ ना, तीनों एक जैसे लगते हैं, बट इन्होंने 3 अलग अलग पॉइंट्स बना दिए कि भैया नहीं, हमने तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए, तुम 4-5 याद कर लो इनमें से। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? लेस का पैकेट पड़ा है, अंकल चिप्स का पैकेट पड़ा है, प्रिंगल्स का पैकेट पड़ा है और एक लोकली प्रोड्यूस्ड चिप्स का पैकेट पड़ा है। तो आपको लेस खाना है, कैसे पता लगाओगे? पैकेजिंग की मदद से। एक प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग। सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तो सेम नहीं होती ना। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक दूसरे पे केस करती रहती हैं कि इन्होंने हमारी वाली पैकेजिंग चुरा ली, मतलब सेम अपने, मतलब हमारी जैसी कर दी। फर्स्ट है मैंने इसकी पैकेजिंग एक वे से की है, मेरे कॉम्पिटिटर ने भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस करता है सेम वैरायटी में, उसकी पैकेजिंग वैसे कर दी, तो मैं उसके ऊपर केस कर सकती हूँ। और पास में ऐसा हुआ भी है। मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक केस पढ़ा था, आई गेस कैडबरी ने किया था या किसने किया था, कैडबरी ने किया था किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे, गुरुग्राम की कंपनी थी। मेरे को याद आएगा केस तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी फ्यूचर वीडियोज़ में, लेकिन वो इसी से रिलेटेड था कि पैकेजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही है दोनों की। तो सेकेंड वाली कंपनी को, गुरुग्राम वाली कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ा था। तो ये भी होता है। फिर है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब भाई ज़माना आ गया है ऐसा कि बच्चे किसी चीज़ पे हाथ रख दें और पेरेंट्स उन्हें नहीं दिलवाएं तो बच्चों को लगता है अरे पेरेंट्स तो हमें प्यार ही नहीं करते। अगर मैं बोलूँ मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए और मेरी मम्मी बोले नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा लगेगा यार मेरे भाई को तो सब लेके देती है, बहन को भी सब लेके देती है, मुझे ही कुछ नहीं लेके देती, मुझसे प्यार ही नहीं करती है। होता है ना बच्चों के साथ, तुम लोगों के साथ तो और होता होगा अगर मेरे साथ होता है तो ये है उसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई काम नहीं होता, लेकिन वो दिखने में इतनी क्यूट होती है कि मन करता है यार खरीद लें। स्टेशनरी आइटम्स, बढ़िया बढ़िया रबर्स बना देंगे, यूनिकॉर्न वाले पेन और ये वो, चला के देखोगे ना रद्दी चलेंगे, लेकिन फिर भी चाहिए, जबकि नॉर्मल पेन से महंगे भी आएंगे पर चाहिए हमें। तो मेरे पास खुद के पास बहुत सारी ऐसी स्टेशनरी है जो मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की है। आई हैव एन इरेजर जो कि इतनी बड़ी है यूनिकॉर्न की, मैंने कभी यूज़ नहीं किया उसको। मैं हमेशा नॉर्मल वाली इरेजर्स यूज़ करती हूँ, वाइट वाली, क्योंकि ये वाली ना गंदा करती हैं, मतलब ये काली काली चलती हैं, बट फिर भी मैंने खरीद के रखी हुई है। गिफ्ट मिल गई थी, बट ठीक है जो भी है, किसी ना किसी ने तो पैसे भरे हैं ना उसके लिए। और वो दूसरी वाली इरेजर 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की आती है। ये वाली इरेजर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की आती है, फिर भी हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग उस तरह की होती है कि इतनी क्यूट पैकेजिंग होती है, अपना मन करता है यार खरीद लो इसे। तो ये भी एक तरीका है अपना प्रोडक्ट बेचने का। सो पैकेजिंग की वजह से इतनी सारी मदद हो गई आपकी,
कैसे पता लगा लिया। चलो अब ये तो हमने ब्रीफ में पता लगाया है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की मदद से डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एक दो डाउट्स आए थे ऐसे। सम पीपल सेड कि मैम आप ना थोड़े इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स देते हो, लाइक आप हमारी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे देते हो, आप पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड एग्जाम्पल दे देते हो, मतलब हमेशा आपके एग्जाम्पल्स बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। तो बेटा एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने आई हूँ। आपको जब तक आप उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगी। वही फिर ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाए रट्टेबाजी वाला चीज़, वो नहीं करना चाहते ना। तो हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो आपको पता हो कि हाँ यार फट से क्लिक करें। अब जैसे स्टेशनरी वाला एग्जाम्पल था, आपको फट से क्लिक किया होगा अगर आप ऐसे ही हैं स्टेशनरी लवर, किया होगा कि नहीं किया होगा। तो इसलिए ऐसे इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। आप एग्जाम्पल जैसे मर्जी दो, आप उसके नीचे एक्सप्लेनेशन तो लिखने वाले हो ना उस पॉइंट की। मैंने यहाँ पे स्टेशनरी वाला एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसके नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन भी तो किया कि कुछ चीज़ों की पैकेजिंग ऐसी होती है कि उसको देख के खरीदने का मन करता है, एंड दैट इज अनदर वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। बस ये लाइन जैसे ही आप लिख दोगे नंबर पूरे मिलेंगे। कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, आपको बस सामने वाले को ये दिखाना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, और आपके मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा, गारंटी लेके लिख लो, ठीक है। सो ऐसे इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हाँ, अगर आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड एग्जाम्पल आ रहे हैं समझ, और आप सोच रहे हो कि हाँ ये भी अच्छे हैं, तो आप वो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सामने वाले को ये पता लगना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस ये मोटिव होता है पढ़ाई का। आपको इतना क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों नॉलेज दी जाती है, ताकि आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सको। अप्लाई तो आप तभी करोगे ना जब रिलेट करोगे। सो हमेशा रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा करो। ओके, चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन। अब ये क्या बोलता है? ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन। अब चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। मैं बोलूं कि एक दुकानदार अंकल है, ठीक है, एक दुकानदार अंकल हैं, उनकी दुकान पे ऐसे सामने बैग्स पड़े हुए हैं। देखे होंगे आपने, काफ़ी सारी ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, वो ऐसे खुले में आइटम्स रखती हैं, ठीक है। इनमें क्या रखा हुआ है? इसमें है लौंग वाली नमकीन, ठीक है, और इसमें है चिप्स, जैसे लेस की शेप के होते हैं ना वैसे ही वाले, ठीक है, आलू के चिप्स। और इसमें है फिर से मैं बोलती हूँ स्टार वाले बिस्किट, और इसमें एक और वैरायटी के चिप्स हैं, ठीक है। तो 4 अलग अलग इनके पास बोरियां पड़ी हुई हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के चिप्स, बिस्किट और ये सब चीज़ें, सब खुली हैं, ठीक है, वो खुली आइटम्स होती है ना वैसे वाली। हुआ ये कि यहाँ होने लग गई बारिश, बारिश ब्लू कलर की होती है ना, ओके। सो यहाँ होने लगी क्या? बारिश। अब चाहे आप दुकान के अंदर बैठे हो, बारिश का पानी दुकान के अंदर नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, लेकिन बारिश जब होती है तो आपने नोटिस किया होगा ये सारी चीजें सिल जाती हैं। नहीं नोटिस किया तो फट से जाके मम्मी से पूछो, कोई भी घर पे ऐसी आइटम हो, फॉर से रस्क पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी कुरकुरी आइटम पड़ी हुई है, अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, एयर टाइट डब्बों में नहीं रखा जाए, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, मतलब अजीब से, मतलब खाने में प्रॉपर्ली वो क्रंचीनेस नहीं आती है, बहुत ही ढीले हो जाते हैं। नोटिस करके देखना, और स्पेशली बारिश के मौसम में तो ज़रूर करना। अब आप तो घर में रह रहे हो, प्रोडक्ट तो आपके घर में पड़ा हुआ है, घर के अंदर तो बारिश नहीं हो रही, बारिश तो बाहर हो रही है, फिर प्रोडक्ट अंदर कैसे खराब हो रहा है? इसका आंसर तो आपको साइंस में मिलेगा, बट प्रोडक्ट खराब हो जाता है, ये आंसर मैं आपको दे रही हूँ।
अब प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो अब ये क्या कोई खाएगा? कोई दुकान पे आएगा, क्या वो ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदना चाहेगा? मैं गई दुकान पे, मैंने एक चिप्स खा के देखा, मुझे लगा अरे ये तो सिला हुआ है यार, ये तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं खरीदूंगी उसे? नहीं खरीदूंगी। क्या इन अंकल की सेल होगी? नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इनकी सेल्स डिक्लाइन हो गई? वो थी नो पैकेजिंग। अगर यही सारी चीज़ें, जैसे लेस का पैकेट होता है, कुरकुरे का पैकेट होता है, अंकल चिप्स का पैकेट होता है, वैसे पैकेजिंग में आती तो क्या वो खराब होती? नहीं होती। घर पे ही नोटिस करना, कुरकुरे का पैकेट पड़ा होगा, बार बारिश हो रही होगी, अभी भी बार बारिश हो रही है वैसे मैं बता दूं, मेरे बैग में भी एक पैकेट पड़ा है, लेकिन वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह से पैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, ऐसी चीजें इंक्लूड करके जिससे वो खराब नहीं हो। सो फर्स्ट पॉइंट पैकेजिंग का बोलता है कि भैया अगर आप ढंग की पैकेजिंग करते हैं तो ऐसे सिनेरियो में आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वो दी थी, फॉर से मैं बोलती हूं दिस इज व्हाट, अ कीबोर्ड, ठीक है, दिस इज अ कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड मैं बॉक्स के अंदर नहीं डाल के ऐसे खुले में बेच रही हूं, ठीक है। एक कीबोर्ड गलती से मेरे हाथ से छूट गया और वो दूसरे कीबोर्ड पे गिर गया। यही चीज अगर पैकेट में होती तो इसको कुछ नहीं होता। अब एक कीबोर्ड की क्या है, कुछ कुछ कीज टूट गई। क्यों? क्योंकि एक दूसरी चीज उसके ऊपर कोलाइड हो गया ना नुकसान। सो यहाँ पे अगेन पैकेजिंग ना होने के कारण आपका प्रोडक्ट खराब हो गया। किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो आप, किसी भी चीज को, आज की डेट में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो विदाउट पैकेजिंग आती है। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने सामान को क्या करना होता है, प्रोटेक्टेड वे में कस्टमर तक पहुंचाना होता है। कस्टमर के पास आने से पहले ही अगर वो टूट गया तो भाई वो पैसे नहीं देगा आपको, ना ही खरीदेगा आपसे सामान। सो इट सेज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। ये आपके प्रोडक्ट को डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड, इट सेज appropriate packaging protects the product from sun, rains, moisture, breakage, insects, etc. अच्छा हाँ, खुले में पड़ी हुई जलेबी, इमेजिन करो एक शॉप पे तुम गए हो, स्वीट्स वाली शॉप है और वहां पे बहुत सारी मिठाई है और वो खुले में है, तो वहां पे बहुत सारी चींटियां, बहुत सारी मक्खियां, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीज होंगी ही होंगी। कभी कभार तो ऐसा होता है अगर आप सही से सैनिटाइजेशन नहीं रखो ना तो अच्छी अच्छी स्वीट शॉप्स के वो होते हैं ना डब्बे, उनके अंदर भी कहीं कहीं मक्खी मिल जाती है आपको। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी लोगे ऐसी दुकान से तो देख के लेना। क्यों? क्योंकि खुले में पड़ी हुई आइटम्स के ऊपर इंसेक्ट्स भी बैठ जाते हैं। सो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को ना सिर्फ सन से, मतलब सूर्य से, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती है ना तो प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है, मुस जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। आई डोंट नो, मैंने बहुत लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता क्या बोलता है उसको दूसरी लैंग्वेज में, बट वो खराब हो जाता है, कोलैप्स होगा, इतनी बड़ी चीज होगी। फ्रूट्स को रख दो, 2 दिन तुम फ्रूट्स को सनलाइट के नीचे रखो, 2 दिन क्या एक ही दिन रख दो, इतना बड़ा फ्रूट तुम्हें इतनी सी शेप में मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स कैसे बनते हैं? सन ड्राइड वे में ही तो बनते हैं। मुझे पता नहीं था बट मैंने बता दिया, ठीक है। रेन्स, बारिश, बारिश से तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर ही सबसे ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खराब करने के लिए वो होता है। ब्रेकेज, टूटना फूटना, कीबोर्ड का एग्जाम्पल दिया। इंसेक्ट्स, मक्खियां, मच्छर। फिर ये बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर्स एंड पैकेट्स आर यूज फॉर चिप्स बिस्किट्स। घर पे अगर चिप्स का पैकेट आता है और आपको उसको खोल के रखना है, फॉर से कुरकुरे के 2 पैकेट आप, मतलब 2 पीस आपने खाए, बाकी आप सेव करके रखना चाहते हो, तो मम्मी बोलती है इसे टपरवेयर वाले एयर टाइट डब्बे में डाल के रखो ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको एयर टाइट डब्बे में उसे डाल के रखना पड़ता है। ओके, Products like television or other appliances need to be protected from damage in transit, so they are packaged in big board, cartons, etc.
कई बार क्या, हमेशा ही जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक टेलीविजन और जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, इन सबको हम बड़े वाले कार्टन्स में डाल के बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो दिस वे पैकेजिंग हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। चलिए, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। नाउ लेट्स जंप टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन को हम इस तरह से समझते हैं कि इसके लिए भी हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, आप एक शॉप पे गए हैं, ठीक है, वहां पे आपको अलग अलग चिप्स रखे हुए दिख रहे हैं। इस शेप के, यूजुअली इसी शेप के चिप्स आते हैं ना। फिर दूसरा पैकेट दिखा, उस पे भी ऐसे ही चिप्स रखे हुए हैं। तीसरा पैकेट दिखा, इसमें भी ऐसे ही चिप्स रखे हुए हैं। चौथा पैकेट दिखा, इसमें भी ऐसे चिप्स रखे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या है, सब पैकेट्स में एक ही तरह के चिप्स रखे हुए दिख रहे हैं। आपको नहीं पता है कौन से पैकेट के अंदर कौन से वाले चिप्स हैं। लाइक फॉर से मैं बोलती हूँ ये लेस थे, ये प्रिंगल्स थे, ये एक लोकल वाले चिप्स थे, और क्योंकि हमारे भोपाल में मनोहर काफी मशहूर है तो मनोहर वाले चिप्स थे। ये लो, वो मनोहर को काउंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये चार अलग अलग तरह के चिप्स रखे हुए हैं, चारों देखने में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। आप मुझे बताओ, आप कैसे पता लगाओगे आपको कौन से वाले खाने हैं? फर्स्ट मैं बोलती हूँ आपकी थोड़ी रिच चॉइस है, आप महंगे प्रोडक्ट खाते हो तो आपको प्रिंगल्स खाना है, बट लेस भी वैसे दिख रहे हैं, वो लोकल वाले भी वैसे दिख रहे हैं, वो मनोहर वाले भी वैसे दिख रहे हैं। अब कैसे पता लगाओगे कि मुझे प्रिंगल्स जो खाने हैं वो कहाँ पे है? नहीं पता लगा पाओगे ना। और क्यों नहीं पता लगा पा रहे? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खुले में पड़ा हुआ है, पैकेट के अंदर बंद नहीं है, उसके ऊपर लेबलिंग नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इच, अच्छा यहाँ पे मैंने दो चीज का नाम लिया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसको आप पैकेजिंग के फंक्शंस में भी लिख सकते हो, एज वेल एज आप इसे लेबलिंग के फंक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन सेम है, मतलब दोनों ही पर्टिकुलर चीज़ों के फंक्शन सेम ही है कि आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। वही अगर इसी शॉप पे लेस का पैकेट पड़ा होता, प्रिंगल्स का डब्बा पड़ा होता, मनोहर वाले चिप्स पड़े होते और ये वाले चिप्स लोकल वाले ऐसे सिंपल पैकेजिंग में पड़े होते, तो आप कितनी इजीली पता लगा लेते कि यार मुझे तो ये वाला डब्बा खरीदना है, कर लेते ना। सो ये बोलते हैं अगर पैकेजिंग प्रॉपर होती है तो आप पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन से वाला चिप्स खाना है, और जो मुझे पसंद है वो चिप्स कौन सा है आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्प्लेड in a particular shop. So it says with the help of packaging the product can be easily identified. For example, with the yellow and black packing and alphabet K, we can recognize from far off that it is Kodak product of red color and unique shape of Coke bottle. We can identify from distances also. Comma missing है यहाँ पे. Anyways, so what they are trying to say is कि कोई भी प्रोडक्ट दूर से समझ में आ जाता है कि अरे इस शॉप पे लेस का पैकेट पड़ा हुआ है, इस शॉप पे चिप्स, वो अंकल चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, अगर वो ग्रीन कलर के वो बड़े बड़े पैकेट्स दिखते हैं तो। क्यों? क्योंकि उनकी पैकेजिंग मदद करती है। सो सेकेंड फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन। किसी भी शॉप पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन से वाला प्रोडक्ट चाहिए है और मुझे कौन से वाला प्रोडक्ट पसंद है। सो आइडेंटिफिकेशन में भी पैकेजिंग क्या करती है? बहुत अच्छे से मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस। ओके, कन्वीनियंस वाले पॉइंट में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं सांची वाला एग्जाम्पल दिया था, रिमेंबर अभी ब्रीफिंग में, कि मैं सांची उस पे जाती हूँ पार्लर पे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर साथ में लाने होते हैं तो एक आधी चीज़ गिर जाती है क्योंकि मेरे पास सही प्रॉपर पैकेट नहीं होता है, राइट। अच्छा हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा प्राइमरी पैकेजिंग का ही एग्जाम्पल दो।
सेकेंडरी का भी दे सकते हो और ट्रांसपोर्टेशन वाले का भी दे सकते हो। तीनों पैकेजिंग के एग्जाम्पल आप फंक्शंस में दे सकते हो। अगर तीनों टाइप्स की पैकेजिंग नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं। अब मैंने खरीदे चिप्स, ठीक है, मैं वही राशन वाली शॉप पे गई हूँ जहाँ पे हर एक चीज़ खुले में पड़ी रहती है। ओके, तो मैंने चिप्स खरीदे। ओके, उसके बाद मैंने खरीदे यहाँ पे फर्स्ट से मैं बोलती हूँ राजमा, किडनी बीन्स। ओके, उसके बाद मैंने फेनल सीड्स खरीदे। चलो इसी बहाने तुम्हारी अंग्रेजी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, खाने पीने के आइटम्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी पता चल जाएगा। ओके, सो चिप्स, किडनी बीन्स, फेनल सीड्स एंड साथ में मैंने कैश्यू नट्स खरीदे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स इतने इतने से होते हैं सिंगल वे में, और अगर ये प्रॉपर पैकेट में नहीं हो तो ये कहीं पे भी यूँ गिर सकते। सारी चीज़ें मैंने खरीद ली। उन्होंने मुझे बोला पैकेट घर से लेके आना है, मैंने बोला वो तो मैं लाई नहीं हूँ। उन्होंने बोला हम तो 50 रुपये में एक पैकेट बेचते हैं, मैंने बोला छोड़ दो, मैं ऐसे ही ले जाऊँगी। मैंने एक कपड़ा लिया, सारी चीज़ें उसमें डाली और घर ले गई। जिस कपड़े में से आधी चीज़ें इधर गिर रही, इधर गिर रही, उधर गिर रही, इधर गिर रही, एंड जब घर लेके पहुँची तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी थी। मैंने घर ले जाके मम्मी को बोला लो मम्मी छांट लो जो चाहिए। जो मतलब जो अच्छी तरह तसल्ली से मम्मी जो मारेंगी ना, उससे मुझे समझ में आएगा पैकेजिंग की कीमत। क्या बोलने का मतलब है यहाँ पे, ये बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की सही पैकेजिंग नहीं होती है तो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है किसी भी इंसान के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रखना। अगर कोई चीज़ अच्छे से कंटेनर में नहीं हो तो किचन से अगर बालकनी तक भी उसे लाना है तो भी वो बीच में गिरती हुई जाती है। तो ये तो बहुत दूर दूर की बात है, कस्टमर पता नहीं कहाँ रह रहा है, मैन्युफैक्चरर पता नहीं कहाँ है, पता नहीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है। तो ऐसे में पैकेजिंग नहीं की ना आपने तो मतलब आपने कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस पैदा कर दिया किसी भी इंसान के लिए। अब चलो ये तो था कि दुकान से खरीद के आने वाला एग्जाम्पल। फॉर से अब मैंने मैंने सारी चीज़ें पैकेट्स में खरीदी हैं। कैश्यू नट्स भी पैकेट में खरीदे, ये भी पैकेट में खरीदे, ये भी पैकेट में और ये भी पैकेट में। मैं घर लाई और मैंने घर में सारी चीज़ें खुली रख दी, मतलब खोल के रख दी। अब मुझे पता चला कि मुझे घर शिफ्ट करना है। एक घर से उसे दूसरे घर तक ले जाने के लिए पैकेट्स तो मैं फेंक चुकी हूँ, क्या करूँगी मैं फिर वही गलती कर दी मैंने। पैकेजिंग ना होने की वजह से मुझे फिर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक वो पर्टिकुलर चीज़ ले जाने में बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस जाएगा। सो यही दोनों एग्जाम्पल ही यहाँ पे दे रहे हैं। ये बोलते हैं द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद अप्रोप्रिएट पैकेजिंग। सर्फ का पैकेट आजकल इतना बड़ा आता है, मतलब वो फ्रंट लोड वाला विब आए तो वो सर्फ एक्सेल का इतना बड़ा कार्टन के डब्बे में आता है, वो उसको पकड़ने का ये तरीका होता है। वही सोचो अगर वो खुले में मिलता तो कितना इनकन्वीनियंट होता है। ऐसे भर भर के लाते हैं हम, आधा गिराते हैं और कुछ भी करते हैं। पर अगर अच्छी पैकेजिंग हो, अप्रोप्रिएट पैकेजिंग हो, ये भी मानिए पैकेजिंग तो आप कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको वो पैकेजिंग ढंग से करनी है, तभी आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस प्रोडक्ट को हैंडल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। देन इट सेज इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड कन्वीनियंट टू शिफ्ट। स्टोर करना भी ईजी हो जाता है, शिफ्ट करना भी ईजी हो जाता है from one place to another. For example, new PET bottles of cold drink has made it very convenient for middlemen to transport it, supply it and store it. ये कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उसकी वजह से काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है अब किसी भी इंसान के लिए उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना। सो ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली कन्वीनियंस ऐड करता है पैकेजिंग। सो पैकेजिंग का एक और इम्पॉर्टेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज प्रमोशन।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन। कैसे प्रमोशन? प्रमोशन का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को इतना इतना फैला देना, उसके नाम को इतना फैला देना कि हर बच्चे को पता हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है। अब जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप शॉप पे जाके देखते हो अरे ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, लेकिन इनका नाम कभी नहीं सुना होता। मतलब उन्होंने सही से प्रमोशन नहीं किया, मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं किया है। सो यहाँ ये बोलते हैं कि पैकेजिंग करने से, ढंग की पैकेजिंग करने से, एज वेल एज उस पर अच्छी लेबलिंग करने से आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉप पे आप गए हो, वहाँ पे एक ये तरह के चिप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और दूसरे ऐसे चिप्स पड़े हुए हैं जिन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फॉर से ऐसे ब्लैंक, ठीक है, इधर मत देखना, ये वाला देखना, ऐसे ब्लैंक उसमें चिप्स पड़े हुए हैं। बताओ पता चलेगा कौन सी कंपनी के हैं? हमेशा ऐसे पैकेट्स देख के मेरा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये होता है कि अरे ये तो लोकल है, क्योंकि लोकल वाले ही ऐसे करते हैं, एक पॉलिथीन में पैक कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं, आग से उसको टाइट कर देंगे, बंद कर देंगे और बोलेंगे कि भैया पैकेट तैयार हो गया। लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो हमेशा प्रॉपर पैकेजिंग एज वेल एज लेबलिंग करती हैं। अगेन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया है जो आप पैकेजिंग एज वेल एज लेबलिंग दोनों में ही लिख सकते हो। सो इट सेज कि सही तरीके से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करोगे तो आप काइंड ऑफ एक और चीज साइमल्टेनियसली कर रहे हो। वो बोलते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। तो इस तीर से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी हो जाएगी, वो अच्छे से प्रोटेक्टेड भी रहेगा, एंड एट द सेम टाइम वो आपके पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांडिंग भी कर रहा होगा। जब लेस के पैकेट आप वहां पे देखते हो तो ये लेस नाम देखते हो ना, तो इससे कंपनी का नाम क्या हो रहा है? प्रमोट हो रहा है ना, एडवर्टाइज हो रहा है ना। वही चीज अगेन मैं बोलूंगी, अगर खाली पेपर में पैक्ड होती तो आपको कंपनी का नाम कभी भी याद नहीं रहना था। सो इट सेज पैकेजिंग प्लेज अ रोल इन ऑफ साइलेंट सेल्समैन। अच्छा, दैट्स अ नाइस वर्ड, मतलब लिखने में ये वर्ड बहुत अच्छा है। वो बोलते हो ना, मैं हमेशा कीवर्ड्स होते हैं कुछ जिनसे आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये साइलेंट सेल्समैन का मतलब है, सेल्समैन वो कौन होता है? जो आपके प्रोडक्ट को बेचने में मदद करता है, वो आपकी सेल्स बढ़वाता है। लेकिन ये साइलेंट सेल्समैन है, मतलब ये बोलता नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले से ही काम चला देता है। लोग इसे देख लेते हैं और आपकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। किसी और को आपको अलग से हायर नहीं करना पड़ता कि घर घर जाके मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। सो पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन का भी काम करता है, बिकॉज इट प्रमोट्स और एनहेंसेस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में मदद करता है। Then it says the attractive, colorful and innovative packaging attracts the customer, especially if the product is of children's product. Okay, ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट? थोड़ी देर पहले जब मैं ब्रीफिंग कर रही थी पॉइंट्स की, मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें जस्ट बिकॉज वो क्यूट दिख रही होती है तो आप ज़रूर खरीद लेते हैं। और मैं तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मेरे घर पे आधे से ज़्यादा मेरे रूम में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। मेरी मॉम, जब भी मैं घर पे मतलब अपने रूम की सफाई करती हूँ, मेरी मॉम उस चीज़ पे मुझे ज़रूर पोक करते हैं कि क्या है ये, क्या गंद बलूट इकट्ठा करके रखा हुआ है। बट करा हुआ है यार, वो अच्छा दिखता है, क्यूट दिखता है, इसलिए रखा हुआ है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कलरफुल अट्रैक्टिव चीज़ें जिनका कोई यूज़ नहीं भी हो, वो भी आप खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज आपको पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि चिल्ड्रन प्रोडक्ट तो यही होते हैं, चाइल्ड को कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव दिखे ना, जैसे वो आता है, आई डोंट रिमेंबर नाम क्या होता है उसका, लेकिन ऐसे अंडे की शेप का होता है, बाहर चॉकलेट लगी होती है, चॉकलेट की कवरिंग होती है और अंदर मिल्क की कवरिंग होती है और उसमें एक टॉय निकलता है। बच्चों को ये खाना नहीं होता और ये आता कितने का है? आई गेस 25 रुपीज़ का आता है या 30 का, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। मैंने बहुत पहले अपने भांजे भतीजी को खरीद के दिया था, तो ये इतना महंगा आता है, ठीक है। ये खाना किसी को पसंद नहीं होता, वो बच्चे क्या करते हैं, लाते हैं और ये फेंक देते हैं, बस इसके अंदर का वो जो टॉय आता है ना वो रखते हैं। तो बच्चों की आदतें ऐसी ही होती हैं, उन्हें अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत जल्दी खरीदनी होती हैं।
क्यों किसी भी रेस्टो के बाहर बलून्स वाले बैठे होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है बच्चे आएंगे खाना खाने के लिए, पेरेंट्स के सामने रो के दिखाएंगे और वो पर्टिकुलर चीज़ उनको दिलवानी पड़ेगी। सो यही चीज़ है, ये भी एक तरीका है अपनी सेल्स बढ़ाने का। तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग कीजिए ताकि उससे क्या हो, आपके ब्रांड का प्रमोशन हो, आपकी कंपनी का प्रमोशन हो, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। Then attractive packing always induces the customers to buy the product. सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि बड़े हो या छोटे, अब मैं तो छोटी नहीं हूँ बट स्टिल मैं क्यूट चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो ऐसे में ये बोलते हैं कि कोई भी अट्रैक्टिव पैकिंग बच्चों को एज वेल एज बड़ों को काफ़ी ज़्यादा उनकी अटेंशन अपनी तरफ खींचती है एंड फिर वो अल्टीमेटली उसे खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस, मतलब नए आजकल के, वो बता रही हूँ मैं, ट्रेडिशन। अभी कल परसों ही मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक पेज देखा था, स्टिकर्स बेचते हैं वो, सिर्फ स्टिकर्स। दे कॉल देमसेल्व्स स्मॉल बिजनेसमैन और स्मॉल बिजनेस, ठीक है, सिर्फ स्टिकर्स बेच रहे हैं और उनकी एक दिन की 70 से 80 पार्सल जाती है, 70 से 80, सोचो। और उनकी इतनी सी बुकलेट है, 700 रुपये में बेचते हैं वो, नाम नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इतनी सी बुकलेट 700 रुपये की। क्यों? क्योंकि वो क्यूट हैं। तो ऐसी पैकेजिंग कीजिए कि इंसान खरीदने पे मजबूर हो जाए, ऐसी चीज़ें बेचिए कि इंसान खरीदने पे मजबूर हो जाए। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट में आप ये चीज़ नहीं लिख सकते, आप नॉर्मल बिजनेस पे भी लिख सकते हो। जब आप किसी को बिजनेस आइडियाज़ देते हो कि यार कैसे अपने बिजनेस को एनहेंस करें, तो आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। प्रैक्टिकलिटी समझो, मैं बार बार बोलती हूँ, हमारा पढ़ने का सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 100 में से 99, 90 मार्क्स मिल जाएं। हमारा पढ़ने का मोटिव ये है कि कल अगर आप प्लान करो कि मुझे खुद को बिजनेस खोलना है, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हों ऐसे, आपको पता हो कि मुझे क्या कैसे करना है, या कोई और आपको बोलता है कि मुझे बिजनेस खोलना है, तो आपके पास उसको बताने के लिए कुछ पॉइंट्स हो। तो सिर्फ रॉट लर्निंग मत करो। कुछ बच्चों के अंदर इनबिल्ट हो चुकी है ये चीज़ कि भैया बचपन से यही करते हैं तो अब भी यही करेंगे। मत करो, कोई काम की नहीं है। उसके बाद ना तुम्हें ऐसे लगेगा जब तुम कॉलेज लाइफ में जाओगे या आगे कभी प्रैक्टिकलिटी करके देखोगे, तुम्हें लगेगा यार स्कूल एजुकेशन तो कोई काम की नहीं थी। मतलब 12-15 साल तो हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। तुमने वेस्ट किए क्योंकि तुम रॉट लर्निंग पे लगे हुए थे, रट्टू तोता बने हुए थे। मत बनो वैसा, नॉलेज पे फोकस करो, हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, उसके बाद ही उसको याद करो। चलो, इनफ ऑफ ज्ञान, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। ओके, देखो, कई बार तुमने ये अपने पेरेंट्स को भी बोलते हुए सुना होगा, जब तुम कभी साइड, मतलब फुटपाथ पे या कहीं पे भी खड़े होके कोई कुछ बेच रहा होता है, तो तुम जिद करते हो कि मुझे वो खाना है, तो वो बोलते हैं नहीं, यहाँ से नहीं खाना, अच्छी जगह से लेके देंगे। मेरा बड़ा भाई बहुत ऐसे करता है। मतलब मेरे को एक्चुअली पानी पूरी का बहुत शौक है, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही पता होगा कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मुझे मैसेजेस भी बहुत आते रहते हैं, बट पानी पूरी स्पेशली मेरी फेवरेट है। और मुझे मज़ा वहीं आता है जहाँ पे ऐसे ठेले वेले पे, फुटपाथ पे, जहाँ पे अच्छे से वो करके खिला रहे होते हैं। अब कई बार तो होता है कि मेरा भाई पास में नहीं होता तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जब मेरा भाई साथ में होता है तो मुझे कभी भी ऐसी जगह से खाने नहीं देता। तो पागल है, बीमार हो जाएगी। उसको अभी तक ये नहीं पता चला मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई ना ऐसी जगह से खा खा के कि अब मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ। बट एनीवेज, पेरेंट्स का जनरल परसेप्शन यही होता है, खुले में रखी हुई चीज़ें, ऐसे अनहाइजेनिक वे से खिलाने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं, बीमारी पैदा कर सकती हैं लोगों में। सो आपके पेरेंट्स भी आपको मना करते होंगे जब आप कहीं पे चाउमीन की डिमांड करते होंगे, ऐसे एरिया की जहाँ पे पास में ही नाला है, होता है ना। मतलब एक तो एरिया भोपाल में ऐसा है जहाँ पे पास में नाला है और उसके पास ही पूरी ऐसे ठेले 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 लगे हुए हैं, और वहाँ पे आधे से ज़्यादा भोपाल का क्राउड आता है। सोचो, लोग खाते हैं क्योंकि लोगों को शौक है वहाँ का खाने का। बट ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ सही से पैक्ड नहीं होती है, यूजुअली कस्टमर उसे खरीदने से पहले थोड़ा सा डरते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, ये शायद अच्छी नहीं होगी। वो बहुत अप्रीहेंसिव होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि यार इसको खरीदे कि नहीं खरीदे, क्योंकि मज़ा नहीं लग रहा, मतलब ये अच्छी नहीं लग रही, ऐसी फीलिंग आती है। सो
अगर आपको चाहिए आपका प्रोडक्ट विदाउट अप्रीहेंशन के कोई भी खरीद ले, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप उसकी पैकेजिंग अच्छे से करें। लाइक आजकल क्या होता है, भोपाल का ही एग्जाम्पल देखती हूँ। भोपाल में खुला है नया नया बीकानेर वाला, ठीक है, बहुत सारी जगह है वैसे ये ऑलरेडी। अब वहाँ से आप कभी पानी पूरी ऑर्डर करो ना, वो आपको ऐसे पॉलिथिन में पैक करके गोलगप्पे नहीं देते, वो आपको ऐसी पैकेजिंग होती है जिसमें 5 या 6 गोलगप्पे पैक्ड होते हैं, यहाँ से सील्ड होती है, वो यहाँ से सील्ड होती है, यहाँ से सील्ड, यहाँ से सील्ड। इतनी बढ़िया दिखती है ना, पैसे भी खूब चार्ज करते हैं वो उस चीज़ के, लेकिन दिखने में बहुत बढ़िया लगती है वो। अब वो ऐसे भेजते हैं ना, तो मेरा जब भी मन होता है ना घर पे पानी पूरी खाने का, तो मेरा भाई बोलता है बीकानेर वाले से ऑर्डर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ की पैकेजिंग अच्छी है। सो अच्छी पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग से कोई भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे अब मैं बोलूं, आए दिन ऐसे केसेस आते हैं कि फ्रूटी में कॉकरोच निकला, फ्रूटी में पता नहीं कुछ अलग से वो जम जाता है ना, वो ऐसा कुछ निकला, बट फिर भी लोग आज भी फ्रूटी पी रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग प्रॉपर है। वहीं अगर किसी लोकल जूस वाले पे या ऐसे फ्रूटी वाले पे किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगता, क्या दोबारा उसकी दुकान चलती? नहीं चलती। सो वही चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हम अनदेखा भी कर देते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है नहीं यार इनकी पैकेजिंग तो सही होगी। अब 100 में एक चीज़ तो खराब निकल ही जाती है ना, ऐसे मानो बस। तो पैकेजिंग आपका काफ़ी हद तक, आपका नहीं कस्टमर का काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देती है कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है। प्लस अगर हम देखें भी तो सच तो यही है काइंड ऑफ, ये मिथ तो नहीं है, फैक्ट ही है। कोई भी चीज़ खुली होती है वो खराब ही हो जाती है। जैसे रस मैंने बोला खुले छोड़ दें, एयर टाइट डब्बे में ना रखें, वो सिल जाते हैं। खुली हो ऐसी पानी पूरी, बारिश आ जाए, उसके बाद तुम खाने जाओ, सिले हुए गोलगप्पे खाने पड़ते हैं। तो यही चीज़ है कि कोई चीज़ भी खुली होगी तो वो अनहाइजीनिक ही लगती है। सो ये पॉइंट बोलता है पैकिंग हैज बिकम एसेंशियल, मतलब अब तो पैकिंग एसेंशियल बन गई है। इट्स नो मोर अ वॉलंटरी थिंग कि भैया मेरा मन करेगा तो मैं पैकेजिंग करूंगा। इट्स एन एसेंशियल थिंग नाउ। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बिजनेस को इफेक्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा उस चीज़ का, बिकॉज ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। ओके, व्हाट दे आर सेइंग इज कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी हेल्दीफाई मी ऐसे करके कोई ऐप आती है। मतलब क्या है, और वो बहुत एडवर्टीजमेंट देते हैं कि इसने इतना लूज़ किया, इसने इतना अच्छा खाया, ये खाया, वो खाया। और अगर आप प्ले स्टोर भी खोल के देखोगे ना, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको वर्कआउट करने पे वो करती हैं, फास्टिंग करने पे, हेल्दी खाना खाने में आपकी कैलोरीज को कैलकुलेट करके बताएगी कि आप इतना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, हाइजेनिक है नहीं है, ये है वो है ना। तो बहुत ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ते समय के साथ अपने हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं। 1 पॉइंट एक और मेंशन करूँ मैं कोविड से रिलेटेड। कोविड के बाद तो स्पेशली लोगों को बहुत हो गया कि भाई इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोविड से पहले तो हम जैसे रह रहे थे, बीमार होते तो कभी देख लेते, लेकिन अब तो आपके लिए नेसेसिटी बन गई है कि भाई आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तभी आप चल पाओगे, वरना तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो सबको अपनी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट लोगों को जब ये बात समझ में आने लगी तो उन्होंने अपनी हेल्थ पे फोकस करना और ज़्यादा ज़रूरी समझा है और शुरू भी कर दिया है। तो अब देखना, अब तो हेल्थ पे, मतलब अब तो पैकेजिंग पे और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मैंने अभी तक पानीपुरी वाले कोई देखे नहीं है, बट आई एम श्योर पहले जितना क्राउड हुआ करता था वहाँ पे अब उतना नहीं होगा। आई डोंट नो, मुझे एक बार देखना पड़ेगा जाके। अगर लोग समझदार होंगे तो भाई समझ लो, और नहीं होंगे तो फिर देखेंगे। इन अ पैक टू गुड देर आर लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बोलते हैं कोई भी प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग अच्छी होती है तो कंटामिनेशन, मतलब वो ख़राब होने से बचा रहता है, मतलब वो ख़राब नहीं होता है। और ख़राब नहीं होगा तो आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। गंदी चीज़ खाओगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होएगी। People prefer packed products over loose as there are less chances of adulteration in packed product. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है adulteration, मिलावट। सुना होगा ये वर्ड। बहुत सारे लोग दूध में पानी मिलाते हैं, बहुत सारे लोग चावल में कंकड़ मिलाते हैं, बहुत सारे लोग राइस में कंकड़ मिला देते हैं, प्लास्टिक मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं?
1 किलो राइस के अंदर आधा किलो मैं कंकड़ मिला दूंगी, वैसे आधा किलो तो नहीं मिलाते, वो 10-20 ग्राम मिलाते हैं, तो उससे मेरे राइस का वेट बढ़ जाएगा। और अब मैं इसमें से 1 किलो कंकड़ और राइस इकट्ठे मिला के बेच दूंगी और थोड़ा सा मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दुकानदार ऐसी चालें भी चलते हैं। तो लूज प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कोई पैक प्रोडक्ट आया है, फॉर से लेस का पैकेट आया है मुंबई से, उसको खोल के लोग उसके अंदर गंदे लेस डाल के उसको दोबारा से तो पैक नहीं करेंगे ना, इतनी मेहनत कौन करेगा। सो पैक प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन के, मिलावट के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू लूज प्रोडक्ट्स। लूज प्रोडक्ट में तो कुछ भी डालो, किसको क्या पता लगना है। सो हमेशा बोला जाता है कि आपको पैक प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए। सो हेल्थ पे फोकस होने की वजह से काइंड ऑफ हमारे यहाँ पे लोग पैकेजिंग पे और ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने पिछले में आपको बताया था, यहाँ पे ये कीवर्ड है, ये ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर शीट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। ओके, मॉल में तो आप सब जाते होंगे, गए होंगे कभी ना कभी, राइट। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मॉल्स में हर एक इंसान को एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई इंसान वहाँ पे खड़ा नहीं होता, कोई वो अटेंडेंट खड़ा नहीं होता। जैसे नॉर्मल शॉप्स में तो क्या होता है, आप जाते हैं, दुकानदार आपको बोलता है, अपने लड़के को बोलेगा दिखा दे भाई साहब को, ये शर्ट लेने गए हो तो दिखा दे शर्ट, तू फ्री है तू दिखा दे, कोई ना कोई आपको दिखा रहा होता है ना। लेकिन यही चीज़ जब आप मॉल में जाते हैं ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कपड़े ऐसे हैंग्ड होते हैं, आपको जो पसंद करना है आप कर लो, ऐसा ही होता है भाई। इतना एक्सपीरियंस तो होगा ना मॉल में जाके आपको, राइट। तो अगर आप कभी खाने पीने की आइटम वाले सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है आपको कुछ भी बताने के लिए, तो आप कैसे पहचानते हैं मुझे कौन से वाला प्रोडक्ट चाहिए? क्योंकि वहाँ पे अगर चिप्स पड़े हैं तो हर कंपनी के चिप्स एक ही तरफ पड़े होते हैं। फॉर से मैं बोलती हूँ चिप्स पड़े हैं, लेस, कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये वो सारे, तो सारे एक ही तरफ होंगे ना। तेल पड़े हैं तो आलमंड ऑयल हो, कैशनट ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, कैशनट तो मैंने नहीं सुना, कैशू के तेल आता है क्या, आई डोंट नो। ये सारे तेल एक ही जगह पड़े होंगे। अगर मान लो उनके ऊपर पैकेजिंग ना हो, उनके ऊपर लेबलिंग नहीं हो कि ये कौन से पर्टिकुलर चीज़ के प्रोडक्ट हैं, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे कि मुझे इनमें से कौन सा चाहिए? सारे ऐसे ही लूज पड़े हैं। सेम एग्जाम्पल जो ब्रीफिंग में दिया था, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि आपको कौन से वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो जब सेल्फ सर्विस पे आता है कि आपको खुद को पहचानना है कौन से वाली चीज़ चाहिए, तो ऐसे में आपकी मदद करता है पैकेजिंग। अगर ढंग की पैकेजिंग हो, मतलब ये तो गलत वो है, यहाँ पे अगर मान लो पैकेट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ढंग की पैकेजिंग हो तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि मुझे ये वाला चीज़ खरीदना है, मुझे ये वाला, या मुझे ये वाला चीज़ खरीदना है। सेल्फ सर्विस नहीं है, किसी की शॉप पे आप जा रहे हो, आप उससे बोलो आलमंड ऑयल दो, वो कोई भी निकाल के देगा, आप मान लोगे ये सही बोल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ सर्विस, वहाँ पे तो आपको खुद को ही पता लगाना है ना, वहाँ पे तो कोई आपकी मदद करने के लिए है नहीं। सो एज अ रिजल्ट विथ सेल्फ सर्विस में ये चीज़ मदद करती है हमारी बहुत ज़्यादा। It says the self-services outlets are becoming very popular. Self-service outlets आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वेस्टर्न एरिया का नतीजा है ये। पहले वेस्टर्न नेशंस में ऐसा हुआ करता था कि वो सेल्फ सर्विस चीज़ों को प्रमोट करते थे। होटल्स में जाओ तो आप अपना ऑर्डर खुद ही कलेक्ट करके आओ। इंडिया में ये नहीं था, इंडिया में वेटर्स रखते थे, अटेंडेंट्स रखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वेस्टर्न नेशन से, वैसे वैसे हम उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट सेल्फ सर्विस आउटलेट्स भी बहुत खुल गए हैं। अब तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ता है अपना ऑर्डर लेने के लिए। भोपाल में भी बहुत सारे हैं, मतलब आप ऑर्डर की दीजिए, उसके बाद वो आपको टोकन देंगे, वहाँ पे नंबर डिस्प्ले होगा, यू विल हैव टू गो पिक योर पार्सल एंड देन आप अपनी टेबल पे आके खा सकते हो। और ये चीज़ कहाँ से आई है? वेस्टर्न नेशन से आई है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रही है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट सेल्फ सर्विस वाले काउंटर्स आपको तभी, मतलब आप तभी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो जब पैकेजिंग प्रॉपर हो।
It says in these stores generally products with attractive packing are picked by the buyers more quickly. अच्छा, again one point जो पहले से आ चुका है कि अट्रैक्टिव चीज़ें लोग देख के जल्दी खरीदते हैं. तो ये बोलते हैं सेल्फ सर्विस काउंटर्स में अगर बहुत अट्रैक्टिव आइटम्स पड़ी है, nobody is going to bother you कि भाई ये खरीदना है, ज़रूरी है नहीं है. वो क्या करेंगे, अच्छा दिख रहा है खरीद लो. मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ. हम लोग कभी कभी बिग बाज़ार जाते हैं, बेस्ट प्राइस जाते हैं, या फिर किसी भी मॉल में कैसे भी चले गए. वहाँ पे मेरी तो आदत है ही है, मेरे भाई की बहुत आदत है. उसको ना कुछ आइटम्स अगर ऐसी दिखते हैं ना, अरे यार बहुत सही दिख रहा है, ये तो अपने यहाँ पे होना चाहिए, तो वो सीधा आके मम्मी को बोलता है यार ये अपने घर में होना चाहिए, और उठा लेगा. और उसको मना कर दो तो उसका मुँह बन जाता है. तो ऐसी चीज़ें हर कस्टमर को पसंद आती हैं. और सेल्फ सर्विस में थोड़ा सा मौका इंक्रीज हो जाता है सेलर्स का बेचने का, अगर वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर दे तो. क्यों? क्योंकि हम उठा लेंगे फटाफट. तो ये एक और तरीका है जिससे, एक और फंक्शन एक्चुअली पैकेजिंग का. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे, ये पॉइंट एक्चुअली मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बाकी सब पॉइंट्स के साथ, बट एक बार फिर अलग से दिया हुआ है तो अलग से बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे आपको सारे चिप्स के पैकेट दिख रहे हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे चिप्स हो गए हैं ना. एनीवेज कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा. ये सारे चिप्स में से, अच्छा मानो इनके साथ थोड़े से ऐसे भी चिप्स हों जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में हो, आपको सब में से कौन से वाले सबसे अट्रैक्टिव दिखेंगे, जिनकी पैकेजिंग सबसे बढ़िया की गई होगी. आई एम गारंटिंग यू, जब ऐसे चिप्स और ऐसे चिप्स साथ पड़े होते हैं ना, तो आप ऐसे वाले ही पिक करते हैं. हाँ, कभी कभी हम प्राइस भी देख लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही सस्ते होते हैं तो हम ये भी ले लेते हैं, बट हर कंपनी का नहीं लेते या हर शक्ल वाला नहीं लेते. अच्छा, ऐसे में ना ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में ना अपन को वो टूटे हुए भी पता लग जाता है कि अरे ये तो टूटे हुए हैं, हम नहीं खरीदेंगे. अब लेज वाले अंदर से कितने मर्जी टूटे क्यों नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर पैकेजिंग है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है. सो यही चीज़ें हो जाती हैं जिनसे आपका प्रोडक्ट अलग दिखता है. मतलब यहाँ पे अलग अलग पैकेजिंग में आप फट से पहचान जाओगे कि मुझे तो लेज वाले पसंद है. क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग उस तरह से हुई है कि वो बाकी सबसे डिफरेंट नज़र आ रहा है. सो इट सेज packing helps the customer to differentiate between goods on the basis of quality as well as with the type of packing customer can guess about the quality of goods. जैसे कि मैंने आपको बताया, हम थोड़े से जजमेंटल हो जाते हैं वैसे हम यहाँ पे, कि हमें लगता है कि भैया ये तो लोकल माल है तो अच्छा नहीं होगा, ये खरीदते हैं. आपको क्या पता ब्रांड वाले बनाने वाले लोगों ने कितने हाइजीन के साथ उसको बनाया है. चलो वो मशीन पे भी बनता होगा, कहीं ना कहीं तो ह्यूमन इंटरवेंशन आती होगी कि नहीं आती होगी, कहीं ना कहीं तो ह्यूमंस उसे टच करते होंगे. जितनी भी हाउ दिस फूड वाज मेड वाली वीडियोस आती हैं, डिस्कवरी पे देख लो, या आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आ गए हैं जिसमें आपको बताते हैं कि कोई भी फूड कैसे बन रहा है, पूरी प्रोसेस दिखाते हैं. तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे लोग भी काम कर रहे होते हैं, सिर्फ मशीनें काम नहीं कर रही होती हैं. तो ऐसे सिनेरियो में जब लोग काम कर रहे हैं, हाउ कम यू आर सो श्योर कि वो सही सही बनी है हर चीज़. हो सकता है ना कुछ गड़बड़ी तो हो सकती है, बट फिर भी हम मानते हैं नहीं यार, पैकेजिंग अच्छी है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड का है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है. ये तो भाई बकवास ही होगा. बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनका ऐसा मानना होता है अरे ये तो ब्रांड का प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग अच्छी है तो ये पर्टिकुलर कपड़ा भी अच्छा होगा, ये तो सालों साल चलेगा, ये तो लोकल मार्केट वाला कपड़ा है, नहीं चलेगा. ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सही हो, बट क्योंकि इतनी बार वो सही हो चुका है कि अब तो हमने उसे फैक्ट मान लिया है. सो हम जजमेंटल हो जाते हैं क्वालिटी को लेके. हमें लगता है पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पैकेजिंग अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी. डजंट मैटर, अंदर कुछ भी निकले हम खा लेते हैं उसको आराम से, है ना. सो वही चीज़ें हैं कि पैकेजिंग की मदद से ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहता है, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट में उसे पहचानना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. दैट इज आई गेस द लास्ट पॉइंट. यस, दिस इज द लास्ट पॉइंट. ओके, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है.
हम अपनी पूरी सोसाइटी को 2 पार्ट्स में बाइफिकेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी को हमने 2 पार्ट्स में बाइफिकेट किया है, ठीक है। एक उन लोगों से मिलके बनी है जो अभी भी लूज मिल्क खरीदते हैं। आई कम अंडर दिस सोसाइटी, एक्सक्यूज मी। देन देर आर सम पीपल जो कि बॉटल वाला, पॉलिथीन वाला या फिर जग वाला, प्लास्टिक जग्स वाला दूध खरीदते हैं, ठीक है। वैसे आई गेस ना उनकी वो जो है थोड़ी सी कम है स्ट्रेंथ, अभी सिर्फ अर्बन एरियाज में ऐसा हुआ है। जग्स तो अभी आई गेस मुंबई दिल्ली जैसे एरियाज में इंट्रोड्यूस हुआ है, भोपाल में तो नहीं देखे मैंने कहीं पे भी, ठीक है। तो हम पूरी सोसाइटी को किस में बांट रहे हैं, 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लूज मिल्क लेते हैं, मतलब उनके घर पे हर रोज वो भैंसों का दूध निकाल के जो दूध वाला होता है वो सप्लाई करने आता है, वैसा वाला दूध, ठीक है। और ऑन द अदर साइड सोसाइटी का वो हिस्सा जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि बॉटल वाला या फिर पॉलिथीन वाला या फिर जग्स वाला दूध लेते हैं। अच्छा, हमारी पड़ोस वाली बॉटल वाली है, उनके यहाँ पे कांच का ऐसा बॉटल आता है, 1 लीटर 60 रुपए का, ऐसा कुछ है। और हम आई गेस वी पे 54 पर लीटर, 54 या 55 अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब मैंने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में क्यों बाइफिकेट किया है, देखिए। ये वाला जो मिल्क घर में आता है, जैसे ही ये आता है उसी टाइम मम्मी बोलती है इसको आंच पे चढ़ा दो, मतलब इसको गैस पे रख दो। क्यों? क्योंकि इसको उबाला आएगा, तभी ये सही माना जाएगा। तो पहले उसको लाके उसे उबाला दिलवाना पड़ता है, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे फ्रिज में रखना पड़ता है और उसे 2-3 दिन के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना होता है। हमारे घर में ये रिवाज है कि 2 दिन बाद अगर इसी दूध की चाय बने तो मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं पीता। ही ऑलवेज सेज कह रहे दूध में बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, बेकार है, तल्ला लगा हुआ है, ये है वो है, बहुत नौटंकी होती है। क्यों? क्योंकि दूध का टेस्ट चेंज हो जाता है। ये कौन सा प्रोडक्ट था? ये लूज मिल्क था जो कि आपको डिलीवर हुआ था डायरेक्टली फ्रॉम दैट दूध वाला भैया, ठीक है। उसको आप हद से हद 3 से 4 दिन तक ही रखते हो और यूज करते हो। उसके बाद मम्मी उसको फाड़ के उसका पनीर बना देती है अगर वो बच जाता है तो। ऑन द अदर साइड ये बॉटल वाला, पॉलिथीन वाला, जग्स वाला जो दूध आता है ना, ये बहुत लंबे लंबे समय तक चलता है। थोड़े बहुत बॉलीवुड के वहाँ के बाहर के अगर शोज आप देखो तो वो कैन वाला लाते हैं, कैन, प्लास्टिक कैन, इतनी बड़ी बड़ी कैन होती है, 5-5, 6-6 लीटर का दूध होता है। वो आराम से उसको फ्रिज में रखते हैं, लाते ही, कोई गर्म करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्रिज में रखो, जब यूज़ करना है निकालो, पियो, काम खत्म। जब यूज़ करना है चाय बनाओ, पियो, काम खत्म। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, उस पैकेजिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंसर्ट की जाती हैं जिसकी वजह से दूध लंबे समय तक चलता है। क्या आप इस दूध को वैसे रख सकते हो? नहीं। मैंने आपको जैसे बताया 3 से 4 दिन के बाद उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है। यहाँ पे टेस्ट चेंज नहीं होता, यहाँ पे वो वैसा का वैसा ही रहता है। सो दे से इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज में कि recent developments in packaging have completely changed the market। पिछले कुछ टाइम में मार्केटिंग में, पैकेजिंग में इतनी चेंजेस हुए हैं ना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्ट का मार्केटिंग पैटर्न ही बदल गया। It says, for example, new packing in soft drinks, chips, biscuits keep them fresh for a longer period. Even milk can be stored for 4 to 5 days without refrigerator. बिना फ्रिज के 4 से 5 दिन सर्वाइव कर सकता है और फ्रिज के साथ तो पता नहीं कितना सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग उस तरह की हो गई है। पैकेजिंग के बीच में हमने प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए और भी 10 चीज़ें ऐड कर दी हैं। वहाँ पे अलग अलग गैसेस डाल देते हैं जिसकी वजह से वो खुलने के बाद भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब आपने पैकेजिंग ही नहीं की होगी तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी?
सो अल्टीमेटली पैकेजिंग इज दैट रीजन जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, लंबे समय तक के लिए चल रहे हैं. Then they say scope of marketing is increasing with new innovations in the packaging. अभी ये तो बहुत छोटू सा एग्जाम्पल है, और आप देखो आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा एनालाइज करो. देखो अब तो तुम्हें पास पता चल गया कि क्या क्या होता था, अब तुम थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना शुरू करो. यू विल गेट टू नो इट कि कितना सही मतलब सिस्टम हो गया, कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से आज की डेट में प्रोडक्ट को बेचना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, अगर आप उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग लेबलिंग पे अच्छे से फोकस कर लेते हो तो. दैट रिमाइंड्स मी कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो इस चैप्टर से भी बन सकता है और बहुत बढ़िया बनेगा. मतलब मैंने जितने भी प्रोडक्ट मतलब देखे हैं बच्चों को प्रोजेक्ट बनाते हुए, प्रोजेक्ट पता है ना आपको बनाया, उसका ओवरव्यू भी मैं आपको दूंगी कैसे बनाना है, क्या क्या टॉपिक्स पे बन सकता है, क्या क्या चाहिए रहेगा. बट अभी ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊं तो बहुत सारे बच्चों ने इसी टॉपिक पे बनाया हुआ था, मार्केटिंग पे, और काफ़ी डिटेलिंग मिल जाती है आपको. 25 से 20 पेज तो आप इजीली भर सकते हो. तो दैट्स अ नाइस चैप्टर, अच्छे से पढ़ लो ताकि आप इसके प्रोजेक्ट बनाने की सोचो तो बहुत अच्छे से आपका प्रोजेक्ट बने. ठीक है, चलिए फिर ये यहाँ पे पॉइंट्स आई गेस खत्म होते हैं. यस, द पॉइंट्स आर ओवर हियर. ओके, चलो लगे हाथ में आपको थोड़ा सा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता देती हूँ, इसकी वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ. बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट आती है कि मैम प्लेलिस्ट में वीडियो ढूंढते ढूंढते हमारे पसीने छूट जाते हैं. तो मैं आपको अब एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ कि आप इजीली कैसे कौन से चैप्टर की कौन सी वीडियो ढूंढनी है आराम से पता लगा सकते हैं. कुछ नहीं करना, गूगल हम सब इस्तेमाल करते हैं. आपको जाना है गूगल पे और क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है magnetbrains.com. अब तक तो आदत ही होगी यूट्यूब पे चलाते चलाते है ना, तो आपको बस गूगल पे जाके magnetbrains.com ऑन करना है. ऐसा कुछ खुल जाएगा आपके सामने. अब ये सिर्फ एक डिस्प्ले करने वाली चीज नहीं है, ये किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है. हर बच्चा जो कि KG1, KG2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, 10th में पढ़ रहा है, उन सब के लिए वन सिंगल प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे आपको जाना है, ऐसा पेज खुलेगा और आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस. थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, यू विल सी ऑल द टॉप कोर्सेज हियर. यहाँ आप देखेंगे मुझे, ठीक है. जैसे ही आपको मेरी फोटो दिखे यहाँ पे, पहचान लीजिएगा कि फुल कोर्स की डिटेलिंग आपको यही मिलने वाली है. अपना 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज या 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज, सबकी इंफॉर्मेशन यू विल गेट हियर ओनली. आपको इस पे करना है क्लिक. क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा ये पूरा वीडियो, मतलब व्हाट वी कॉल इट कोर्स का डिटेल. ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज बाइफिकेशन दिख जाएगी. जिन बच्चों को लग रहा था मैम इतनी सारी वीडियोस हैं, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना, चैप्टर वाइज आपको बाइफिकेशन मिल जाएगी. यू विल सी हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं. अच्छा, मेनी पीपल अप्रिशिएटेड मी फॉर दिस थिंग कि मैम आपने छोटी से छोटी डिटेल्स भी कवर की हुई है. वो मैंने क्यों की हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में मतलब वैसे नॉर्मली जब आपको कोई पढ़ाता है ना तो वो ऊपर ऊपर से कवर कर देता, तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता. बट हमें कॉन्सेप्ट कवर करनी थी, हमें कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लैरिटी देनी थी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने ये सारे लेक्चर्स डिटेल वे में बनाए हैं. अब उन लोगों के लिए जिनको शॉर्ट वे में पढ़ना है या रिविजन वे में पढ़ना है, तो बेटा आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट आ रही है, वन शॉट रिविजन करके, जिसमें आपको फटाफट 1-2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा. ऐसे इंडिविजुअल वीडियोस नहीं बनेंगी, वहाँ पे एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की डिटेलिंग हो जाएगी फास्ट वे में. तो उन रिवीजन वीडियोस का वेट कीजिए. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था, रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम ऐसे वीडियोस लाइए, तो वो हम लाएंगे. अभी इसके बाद हम वही करने वाले हैं. बस एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, जो कि ऑलमोस्ट वर्ज पे है कि भाई होने ही वाला है, उसके बाद हम यही करने वाले हैं. अच्छा, ये करने के बाद मतलब ये करोगे जब आप, तो आपको मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो आप ये खोलना, इस पर क्लिक करना. सेकंड की देखनी है तो इस पे करना, और जैसे जैसे आपको कोई भी चैप्टर की वीडियो देखनी है तो इस पे क्लिक करते जाना. आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे टॉपिक वाइज, फिर आप उनमें से सर्च कर लेना.
तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही सहूलियत वाला काम हो जाएगा ये, ठीक है। तो जिन बच्चों की शिकायत रहती है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, उनके लिए स्पेशली हमने ये काम किया है। तो प्लीज़ इसका लुत्फ उठाइए, अच्छे से इसे इस्तेमाल कीजिए। लास्टली मैं बस यही बोलूँगी, अच्छा वीडियो खुलेगी तो वैसे ही खुलेगी, मेरी अच्छी फोटो नहीं है इसलिए मैं हटा रही हूँ। अच्छा, लास्टली आई वांट टू से दिस ओनली कि ये आपका ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है। हमने ऐसे नहीं किया कि फटाफट आपको बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी बना दिया। हमने हर एक क्लास को, हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में कवर किया है। तो यहाँ से आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, बस शर्तें आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। That's it for this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। डाउट्स के रिगार्डिंग बहुत बार बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम हमें ये डाउट है, हमें ये डाउट है, आप प्लीज़ एंटरटेन कर दीजिए। तो बेटा एक चीज़ समझिए कि एक इंडिविजुअल टीचर के लिए इतने सारे डाउट्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। जब हम डाउट सेशंस करेंगे, जो कि हम जल्दी ही करेंगे, हम हर एक चैप्टर के लिए अलग डाउट सेशंस करेंगे, वहाँ पे मैं ये सारे डाउट जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखे होंगे ना, इनके आंसर्स दूंगी। सो बस उतने तक का वेट कर लीजिए। पर्सनली मेरे लिए एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, वेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए और जल्दी उन डाउट्स के आपके, मतलब आई प्रॉमिस आपके पेपर से पहले ही होगा ये चीज़, ठीक है। डाउट सेशंस में अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।